नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उन सब का आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हैं। उर्मिलेश जी को आप लोगों ने देखा भी है टेलीविजन पर, यूट्यूब पर, और उनको पढ़ते भी रहे हैं आप लोग। राज्यसभा टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं एक टाइम पे। इनका बहुत पॉपुलर यूट्यूब शो रहा है द वायर पे, मीडिया बोल के नाम से। मैं सही कह रहा हूं सर? हाँ, मीडिया बोल के नाम से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। थैंक यू, शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ हमारे स्तंभकार आनंद हैं, आनंद वर्धन। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। और साथ में मेरे साथी को होस्ट एसोसिएट एडिटर मेघनाथ एस। मेघनाथ, आपका भी स्वागत चर्चा में। हाँ, नमस्ते अतुल जी। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कई सारी सूचनाएं हैं और जो महत्वपूर्ण विषय हैं चर्चा में बातचीत करने के लिए, उनके बारे में मेघनाथ बताएंगे। एक दो जो जरूरी सूचनाएं हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। आप लोगों को पता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, और जैसा कि आप लोगों को हम हमेशा कहते रहते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री पूरी तरह से विज्ञापन से एक मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेते। केवल हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन से हमारा काम चलता है। तो इस चुनावों को कवर करने के लिए हमारी पूरी न्यूज लॉन्ड्री की टीम, हमारे रिपोर्टर्स और एडिटर्स, तमाम लोग ग्राउंड पर होंगे। इसके लिए हमने अपना नया एनएल सेना प्रोजेक्ट जारी किया है। आप एनएल सेना प्रोजेक्ट पर हमारे वेबसाइट पर जाएं, वहां पर एनएल सेना प्रोजेक्ट का सामने ही आपको मिलेगा पेज। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वो जमीनी सच्चाइयां, वो जमीनी रिपोर्ट जिनका हित जनहित से है, आपसे है, उनको कवर कर सकें, वो सच्चाइयां आपके सामने ला सकें। तो हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट इसी पर है। इसके अलावा हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ कल यानी 22 जनवरी को शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एक चैट बॉक्स है। यहाँ पर हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ पूरी न्यूज लॉन्ड्री की टीम बातचीत करती है, मिलती है, उनके सवालों का जवाब देती है, उनसे अपने नजरिए को साझा करती है। तो ये चैट बॉक्स होगा कल शाम को 7 बजे यानी अतुल, तो ये रिलीज होगा तो सैटरडे को होगा, तो उसी दिन होगा। तो मतलब अगर आप ये सुन रहे होंगे तो आज ही होगा 7 बजे जी। और इसके अलावा एनएल मर्च में हमारे एक से एक नई चीजें हैं। एक सबसे जो नया उसमें सामान शामिल हुआ है वो है हुडीज, स्वेट शर्ट्स। तो उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। मेघनाथ, जो विषय है उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को अगर पहले जानकारी दें और फिर हम इसके बाद अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी अतुल, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे 11 बजे, और आज अभी एक खबर आ रही है अतुल, वो पहले मेंशन कर देते हैं कि अमर जवान ज्योति पे जो फ्लेम है उसको एक्सटिंग्विश होने की बात आ रही है। एक्चुअली वो जो फ्लेम है वो वॉर मेमोरियल में मर्ज कर रहे हैं। तो वो एक अभी खबर चल रही है, काफी इस पर अभी अफरा तफरी मची हुई है। और ऑलरेडी मुझे लगता है कि नोएडा मीडिया के स्पिन डॉक्टर्स थोड़े से अभी सक्रिय हो जाएंगे। हाँ, सक्रिय हो गए। 50 साल से ये जल रही थी अमर जवान ज्योति। ये बेसिकली 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी और बांग्लादेश का निर्माण किया था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। जो 71 के जो युद्ध में शहीद हमारे जवान थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनकी मेमोरियल यादगार के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ओमिक्रॉन को लेकर खबर है कि इंडिया में अभी 3.17 लाख केसेस अभी रजिस्टर हुए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लिफ्ट करने की बात चालू है, अभी ऑड इवन भी चालू था दुकानों का। तो एलजी को एक लेटर लिखा गया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कि वीकेंड लॉकडाउन ना किया जाए, तो परमिशन के लिए। महाराष्ट्र में स्कूल्स खुलने की बात हो रही है, मंडे से स्कूल्स खुलेंगे। तो मुझे लगता है ये ओमिक्रॉन का जो कोट अनकोट वेव आने वाला था या वेव आ रहा है, उसका ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है इस बार। और इस बार ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट्स भी थोड़ा सा कैजुअली ले रहे हैं इसको। केरला के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ओमिक्रॉन का 3rd वेव आएगा और अगले 3 हफ्ते बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि केरला के हिसाब से वो चालू है। और अतुल, एक और खबर थी कि टेस्टिंग कम हो रही है, आप मुझे बता रहे थे सुबह।
हाँ, मतलब आपने दिल्ली का जिक्र किया कि किस तरह से दिल्ली में अब जो वीकेंड लॉकडाउन था उसको खत्म करने की बात कही जा रही है, और उसी के साथ एक चीज ये हुई है कि जो टेस्टिंग हो रही थी अचानक से, जो डेली नंबर्स थे वो दिल्ली के बहुत कम आने लगे थे। ये अगर आप जो सेकेंड वेव थी जो कि अप्रैल से मई के बीच में चल रही थी, उस दौरान के आंकड़े देखें और अब के आंकड़े देखें तो इन्फेक्शन का रेट कई गुना ज्यादा था दिल्ली में इस बार है, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ऊपर है, और पर डे के जो आंकड़े थे वो भी बहुत ऊपर थे। मतलब जिस आंकड़ों पे सेकेंड वेव में लॉकडाउन हो गया था उन आंकड़ों के ऊपर नंबर चले गए इस बार, लेकिन लॉकडाउन जैसी चीजों पर वो नहीं किया गया। खैर वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नंबर अचानक से कम दिखने लगे। जब ये कहा जा रहा था, तमाम एक्सपर्ट्स की राय आई थी कि दिल्ली में और पूरे देश में जो फरवरी का महीना है वो थर्ड वेव का पीक रहेगा, लेकिन उसके इतर अचानक से हमने देखा कि जनवरी के ही तीसरा वीक आते आते बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, ज्यादातर जगहों पर डिप आ गया। तो दिल्ली के संदर्भ में जो ये डिप आया है वो बहुत दिलचस्प है कि यहाँ पर 14 जनवरी को, जो अभी बीती है, 14 जनवरी को सरकार ने 80,000 के आसपास टेस्टिंग की थी, और उसमें करीब 30,000 के आसपास पर डे के केसेस आए थे, 28,000 के आसपास। और अचानक से 17 जनवरी को सरकार ने इसको आधा कर दिया, आधा करके वो उस लेवल पर ले आए 44,000 के आसपास, मतलब लगभग आधा कर दिया टेस्टिंग। तो नंबर अचानक से घट गए, और ये नंबर लगातार घट रहे हैं टेस्टिंग के। तो ये अपने आप में बड़ी एक दिलचस्प चीज है कि इसके मकसद क्या हो सकते हैं। जब एक वजह बताई गई दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन की, भाई आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन बदल दी है। इस बदली हुई गाइडलाइन के मुताबिक जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, कांटेक्ट में आए हैं दूसरे लोगों के लेकिन एसिम्प्टोमेटिक, उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं वो घर में खुद को आइसोलेट कर लें बजाय इसके टेस्टिंग की। अब चिंता की जो बात इसमें है वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग ही सबसे ज्यादा स्प्रेड करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो कैरियर है। इसलिए ये जो गाइडलाइन आई है ये सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि भाई हमारे यहाँ नंबर कम है, या फिर इसका चुनावी निहितार्थ भी है कि चुनाव से ठीक पहले आप इस तरह की गाइडलाइन बना दिया आपने, ताकि मीडिया में नंबर्स ना दिखे या उस तरह से हल्ला ना हो या उस तरह की बातें ना हो कि भाई बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत एहतियात की जरूरत है, जो कि सच्चाई है। लेकिन आप टेस्टिंग आपने आईसीएमआर की गाइडलाइन को ही बदल दिया, पलट दिया। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर आप और मेघनाद और उर्मिलेश जी अपनी अपनी राय दें कि भाई ये टेस्टिंग घटा के चुनाव के ठीक समय इस तरह की चीजों से क्या किसको हासिल हो सकता है। अतुल, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट मैं आप यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। आपने जो कहा कि 17 तारीख को जो टेस्टिंग का रेट कम हुआ है, तो हमने देखा है ट्रेडिशनली जब भी कोरोना के वेव्स आते हैं तो मंडे को एक डिप दिखाई देता है। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि वीकेंड्स को लॉकडाउन रहता है, वीकेंड को लॉकडाउन रहता है, और ऊपर से लैब्स भी कम प्रोसेसिंग करती है क्योंकि लोगों को छुट्टी देनी पड़ती है एक्सेट्रा। ये एक रीजन दिया गया था पहले, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि कंसिस्टेंटली हो रहा है तो फिर इसमें नहीं, मैं तो इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आंकड़े आए जो उसमें नंबर साफ साफ है कि 80,000 से 44,000 पर टेस्टिंग ही आ गई। जी 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 जी, हाँ, फिर ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है एकदम। आनंद, टेस्टिंग इस बार जो वेव का नेचर है वो कई लोग जो है टेस्ट जो है अवॉइड भी कर रहे हैं। थोड़ा सा इस बार है कि 2 लाख करीब सेल्फ टेस्टिंग भी है, तो जो कि बहुत कम है, बहुत सेल्फ टेस्टिंग के नजरिए से भी वो बहुत कम है। लेकिन मेरे ख्याल से प्रचंडता जो है इस बार जो कम है, इस वजह से भी जो है लोगों में रुझान कम है टेस्ट करवाने का। कई लोग जो है टेस्ट भी नहीं करवाने जा रहे हैं। लेकिन आईसीएमआर की जो बदली हुई गाइडलाइंस है उस पर क्या मतलब वैज्ञानिक आधार पर वो लिया गया है,
चुनाव मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि अंत में जो चुनाव प्रक्रिया जो है उस पर जो निर्णय लेना है वो जो है चुनाव आयोग को लेना है। और चुनाव आयोग का जब पहला कोरोना वेव आया था जो 2020 में, और बिहार में जो पहला चुनाव हुआ था कोरोना वेव के बाद, उस समय एक जहां तक मुझे याद है एक जो कि पिछले 2 सालों में ये भी बदला, लेकिन उस समय एक जो मापदंड रखा गया था वो था कि जो 5% जो है, अगर पॉजिटिविटी रेट है राज्य में 5% से नीचे, 5%, और फैटेलिटी रेट 1% से नीचे है उसमें, उसके अंतर्गत, तो उसको एक, क्योंकि नई चीज थी, इसके लिए कोई प्रेसिडेंट तो तैयार नहीं था, तो उसको रख दिया गया था कि ये चुनाव प्रक्रिया उसमें करवाई जा सकती है। तो वो एक कहिए कि थंब रूल लेकर चुनाव आयोग उस समय चला था, जो कि पिछले 1-2 वर्षों में एक एम्पिरिकल ढंग से इसमें एक ग्रुपिंग इन द डार्क, जो कि विश्व भर में और भी कई जगह चुनाव हुए, और उसमें एक एम्पिरिकल तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड से एक मापदंड तैयार किया गया। पिछले पश्चिम बंगाल और भी जो राज्यों में चुनाव हुए उसमें जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चुनाव आयोग, फिर जुडिशियरी, इस बीच इसमें बहुत जिम्मेवारियों को लेकर और जो थ्रेट परसेप्शन है उसको लेकर रसाकशी हुई। और अब जो है, अभी जो है एक कहिए कि संयोग है कि जो थ्रेट परसेप्शन इसका है वो सीरियसनेस के लिहाज से कम है, हालांकि वायरलिटी इसकी जो फैलने का, संक्रमण का दर है वो ज्यादा है। वही जैसे इस समय 17% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है, पूरे देश का एवरेज है। जो आज की जो नंबर है वो 3 लाख से ऊपर है पॉजिटिव लोगों का नंबर। उसके बावजूद जबकि टेस्टिंग कम हुई है और बाकी चीजों में गिरावट हुई है। जो आप प्रचंडता की बात कर रहे हैं, शायद उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हो गया है, तो लोगों को एक सील्ड्स का वो काम कर रहा है। जी अतुल, एक हेल्थ मिनिस्ट्री का एक ये प्रेस रिलीज भी आया था कि करीब करीब 155 करोड़ लोगों को अभी वैक्सीन दे चुके हैं। इसका मतलब है एक डोज जो दे चुके हैं वो एटलीस्ट 60% तक पहुंच गया है। तो और मतलब डबल डोज वाले थोड़े कम है फिर भी, लेकिन अगर 155 करोड़ आप लेंगे तो फिर मतलब हमारे पॉपुलेशन से ज्यादा ही है। तो इसका मतलब है कि काफी हद तक वैक्सीनेशन भी गति से हो रहा है। उर्मिलेश जी, नहीं, आप लोगों ने इसके बहुत सारे एस्पेक्ट गिनाए हैं और काफी तथ्यपूर्ण बात कही है, लेकिन हमारा बस ये कहना है कि अगर ये उतना आक्रामक नहीं है इस बार का, और ये पहली और दूसरी जो कही जा रही थी वेव, अब उस तरह की लहर नहीं है इस इन्फेक्शन की, तो जो बंदिशें लगाई गई हैं चुनाव पर, और खासकर कि भाई कोई बैठक नहीं होगी, कोई नुक्कड़ सभा भी नहीं होगी, और वर्चुअल में सब कुछ किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उस पर भी क्या रिव्यू किया जा सकता है, एक बहस का विषय होना चाहिए कि भाई अगर आप मिलना चाहते हैं लोगों से या गैदरिंग करना चाहते हैं तो एक प्रतिबंधित या सीमित संख्या में लोगों को कहा जा सकता है कि मास्क लगाकर अगर सभी लोग आएं, और जितने गेट हों सभाओं के वहां पर बाकायदे लोग सैनिटाइजर और अन्य जो जरूरी उपादान है उनको लेकर खड़े रहें, और ये सब पार्टी खर्च करे अपना और उसको रिकॉर्ड में दर्ज कराए इलेक्शन कमीशन के, या फिर इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से खर्च कराए प्रशासन के जरिए। तो ये चीजें भी की जा सकती थी, क्योंकि इलेक्शन अगर जरूरी है लोकतंत्र में तो लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है। तो अब आपने टेस्टिंग कम कर दी, जबकि दुनिया भर में कहा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, आपके यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा कि भाई इसमें ट्रेसिंग जरूरी है, इसमें टेस्टिंग जरूरी है, ट्रीटमेंट जरूरी है। तो सब कुछ अगर जरूरी था तो अब कैसे पैमाने बदल गए? या तो फिर अगर ये लाइट है, जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं ये उतना आक्रामक नहीं है, उतना ये हल्का है, तो अगर हल्का है
तो उसके हिसाब से जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसमें भी लचीलापन दिखाना चाहिए था इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव के समय जिस तरह उत्तर प्रदेश में हाल हुआ था और फिर आपने बंगाल के चुनाव में देखा, तो मैं समझता हूं कि ये कुछ इस पर रिव्यू जरूर होना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए लोगों को कि अगर मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये उतना खतरनाक नहीं है, इसमें कैजुअलिटी या मौतों की संख्या कम रहेगी या कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो फिर इलेक्शन पर इसका कोई ना कोई रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए। ठीक बात है। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू भी है मेघनाद और आनंद से भी मैं चाहूंगा कि जैसे जिसका जिक्र कर रहे हैं उर्मिलेश जी कि भाई क्या चुनावों के ऊपर भी कुछ छूट दी जा सकती है अगर इस तरह का मामला है, क्योंकि एक बड़ी स्थिति है इन चुनावों को लेकर कि ये पहला हिंदुस्तान के इतिहास का चुनाव है जो पूरी तरह से अभी तक वर्चुअल लड़ा जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद से सब कुछ वर्चुअल है, डिजिटल है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है पार्टियों की, फिजिकल कॉन्टेक्ट्स की मनाही है, वो नुक्कड़ सभाएं स्थगित हैं, नहीं गैर मौजूद हैं, ना मौजूद हैं, रैलियां अनुपस्थित हैं, डोर टू डोर कांटेक्ट जो होता था जनसंपर्क नदारद है। तो ये इस मामले में एक ऐतिहासिक चुनाव है उस नजरिए से। तो फिर मसला आता है कि क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो डिजिटल के जमाने में इस स्थिति में इलेक्शन कमीशन मुहैया करवा सकता है क्या कि सारी पार्टियों को एक लेवल बराबरी का स्थान मिले, बराबरी का अपनी बात कहने का। तो डिजिटल में ये चीज लगभग हम आज की तारीख में असंभव देखते हैं। जिस तरह की पहुंच और मतलब संसाधन और विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं कि उनके अध्यक्ष खुलेआम कह देते हैं जनसभाओं में या मीटिंग्स में कि हमारा एक संदेश एक झटके में 30 लाख 40 लाख 50 लाख करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन और इतना मशीनरी है। उसके मुकाबले में आप छोटी पार्टियों को देखें जो 2 जिले में 4 जिले में अलग अलग जगहों पर और छोटी जगहों पर काम करती हैं, क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड इस डिजिटल वॉर में दिया जा सकता है? ये चुनाव आयोग की चुनौती है और ये डेमोक्रेसी की भी चुनौती है कि लोकतंत्र में सबको बराबरी के अधिकार दिलाने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। तो कायदे से इसको या तो इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में लेता कि भाई जो प्रचार की सबको कैसे मौका मिलेगा, हम सुनिश्चित करेंगे कि टेलीविजन पे बराबर सबको स्लॉट मिले, डिजिटल में सबको बराबर बराबर मौके मिले। ये एक मसला महत्वपूर्ण हो जाता है जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है। मैं आनंद और मेघनाद की टिप्पणी लेना चाह रहा हूं, फिर हम बाकी विषयों की भी चर्चा कर लेते हैं। जी अतुल, मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है इस पर, 2 एक्चुअली। एक तो मुझे लगता है कि ये जो वर्चुअल रैलीज करने की जो बात हुई इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो बस नाम की है, क्योंकि हमने पिछले ही हफ्ते देखा कि अखिलेश यादव की एक वर्चुअल रैली में एक स्क्रीन के सामने एकदम भीड़ जमी हुई थी। तो ऐसी तरह से अभी भी टेक्निकली रैलीज हो रही है, लीडर्स अंदर बैठे हुए हैं सब के सब, वो एक है, बट लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 300 लोगों से कम गैदरिंग्स इंडोर्स अलाउड की है। तो ये बहुत ही अजीब सा एक फरमान निकला था, मुझे वो समझ में नहीं आया कि इंडोर 300 लोगों को रख के आप कैसे मतलब गैदरिंग्स कर सकते हो अभी भी। बट अगर आप सोचेंगे तो शादियों को भी अलाउ किया है वैसे, तो मुझे लगता है कि ये वर्चुअल रैलीज का थोड़ा नाम का ही है। और एक और जो हमने ICMR का जो गाइडलाइन आपने जो मेंशन किया, मुझे लगता है कि इसको यूज करके ICMR की जो गाइडलाइन है इसको यूज करके शायद इलेक्शन कमीशन फिर से रैलीज रिज्यूम करेगी, मुझे लगता है ऐसे। ठीक है आनंद, तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट है इसको कैसे किया जा सकता है इस डिजिटल दौर में, वर्चुअल रैलियों और वर्चुअल जनसंपर्क के दिनों में? तो इसमें चुनाव आयोग जो है एक संशय की स्थिति में भी है कि इस पर कठोरता से कोई कदम उठाया जाए, उसकी भी आलोचना हो सकती है, नहीं उठाया जाए उस पर भी आलोचना हो सकती है। तो एक जो है बहुत डेलिकेट लाइन जो है तो लेना पड़ेगा चुनाव आयोग को और चरणबद्ध तरीके से। तो मैं फिर से बिहार चुनाव में जाना चाहूंगा कि जब, क्योंकि वो
कोरोना के समय का भारत का पहला चुनाव था। तो उस समय मैंने देखा कि, और लोगों ने भी देखा कि वो 3 चरण में चुनाव था। तो उसकी जो कैंपेनिंग शुरू हुई तो शुरू में ये वर्चुअल और ये होगा वो होगा, और लोगों ने बहुत तरह की बातें उठाई थी। मैंने उस पर लिखा भी था कि किस तरह से हो रहा है अभी अलग अलग पार्टियों का। लेकिन जैसे ही, जब ऐसे भी बिहार पर थोड़ा कम प्रभाव था पहली लहर का, तो वो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद फिर बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी। फिर मीडिया भी इस बात को पूरी तरह भूल गई, और मीडिया जो है पक्ष या विपक्ष के पार्टियों के भीड़ के रैली का कितना विशाल है उस पर आकलन करने लगा कि हवा की शोर बह रही है। तो इस पर चर्चा, और कोरोना गायब था उस समय। तो इस तरह से बंगाल में, लेकिन और बंगाल के साथ और जो चुनाव हुए उसमें जो है ये ठीक उल्टा पड़ा। जो उसमें चुनाव आयोग की आलोचना हुई कि उसने बहुत कार्रवाई नहीं की, बहुत जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन नहीं करवाया या देर जारी किया। तो हालांकि उसमें भी जो है, जो कानूनी ढंग से जो है जिम्मेवारी एसडीएमए की बनती है, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। मद्रास हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने वो आर्ग्यू किया था, और उसके कई मतलब नियमावली तय है। लेकिन अभी जो आपने सवाल उठाया, इसमें 2-3 चीजें होंगी। एक तो जैसा मेघनाथ बोल रहे थे कि धीरे धीरे इसमें ढील दी जा सकती है, और अभी पहले चरण की वोटिंग भी नहीं हुई है, शायद 10 फरवरी को है। और दूसरी बात है, इसमें जो अभी तक का एडवांटेज उन पार्टियों को होगा जो कि स्ट्रॉन्ग कार्डर बेस्ड पार्टियां रही हैं, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकती हैं, और 4-5 साल जो है जो जनता के संपर्क में रहने की उनकी कार्डर का नेटवर्क रहा है। और कार्डर बेस्ड पार्टियों को एक इनिशियल एडवांटेज इसमें कैंपेनिंग की होगी। दूसरा, जो डिजिटल पेंट्रेशन में जो अर्ली बर्ड्स हैं उनको भी होगी। जो वर्चुअल रैलीज, जैसा बता रहे थे कि वर्चुअल रैलीज का उतना प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि वो पार्टी डिसिप्लिन तो है, लेकिन आम जनता को लगता है कि जैसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे नेतागण ऐसे भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, उसी तरह का ये कुछ चीज है। तो वो भी उनको लगता है इंटरफेस वही है, क्योंकि आपके मोबाइल स्क्रीन और पर कोई कुछ बोल रहा है तो नेता, वो लगता है कि इसी तरह कोई भाषण दे रहा है, वो तो देते ही रहते हैं साल भर। तो उसी तरह से है। तो वो चीज जो है वर्चुअल में, इसलिए जनता को बहुत वो खींचता नहीं है कि ये अभी का चीज है। तत्कालिकता कह सकते हैं, सेंस ऑफ इमीडिएसी लैकिंग होती है उसमें। और एक और बात है कि जो रैली में एक CSDS का स्टडी है 2019 तक के चुनावों का, और खासकर 2019 के चुनाव में, तो जो CSDS के स्टडी में आया कि करीब 25% ऐसी रैली में अटेंडीज होते हैं, जो रैली में जनता जाती है, 25% ऐसी होती है जो कि अन्य पार्टियों की भी रैली में जाती है, समझे? वो फ्लोटिंग अटेंडीज हैं। तो वो यहाँ भी जाएंगे, वो वहां भी जाएंगे। और करीब 1/3 ऐसा है उसमें, 1/3 लगभग 33% कह सकते हैं, जो कि नॉन कमिटेड वोटर है। तो नॉन कमिटेड वोटर जो है उसमें देखा गया कि 33% वैसे हैं जो कि जिनके जीतने की संभावना ज्यादा है जिस पार्टी की, जो वो कमिटेड नहीं है, लेकिन वो वोट वेस्ट नहीं करने में, जिस पार्टी की वो जानते हैं कि संभावना ज्यादा है उधर वोट देने का, तो वो कैसे तय करते हैं कि इसकी संभावना ज्यादा है? अब ये भी एक विशेष साइकिल है कि जो भीड़ ज्यादा जुटा रहा है, तो ये भी एक साइकोलॉजी में, वोटर साइकी में जुट जाता है कि भीड़ ज्यादा जुट रही है, या ये अब सभी लोग ओपिनियन सर्वे वगैरह जो है, हम लोग उस पर बहुत बात करें, लेकिन बहुत जनता वो सब नहीं पढ़ती है।
भीड़ के कौन जुटा रहा है, किसके पीछे ज्यादा लोग जा रहे हैं, ये लोग तो ये सब का जो है वोटर मानसिकता पर एक एक वर्ग है, मैं सभी पे नहीं कहूंगा, जो नॉन कमिटेड वोटर है, जो किसी पार्टी का कोर वोटर नहीं है, वो कभी किसी चुनाव में इसको वोट देगा, अगले चुनाव में दूसरे को वोट देगा, वो उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक बात। मेघनाथ, जो बाकी और भी आपके विषय हैं उनका एक बार पूरा जिक्र हो जाए, फिर इसके बाद हम आगे कर। काफी सेगवे भी हो गया थोड़ा सा। तो इलेक्शन से लेके कुछ खबरें मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अनाउंस कर दिया है कि वो असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे पहली बार, और उनकी जो सिस्टर इन लॉ है अपर्णा यादव, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस पर बात करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने सीट चुन ली है, वो गोरखपुर से लड़ेंगे। और एक और सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट आई, चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ है, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से लड़ेंगे। पंजाब को लेकर भी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। भगवंत मान उनका कैंडिडेट होगा चीफ मिनिस्टर का। वो धुरी, अपनी जो घर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से लड़ेंगे। गोवा में अमित पालेकर जो कि एक एक्टिविस्ट और लॉयर है, वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। और एक छोटी सी इलेक्शंस को ही लेके खबर है कि सीडीएस बिपिन रावत के जो भाई है विजय रावत, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। पंजाब से लेकर कुछ और खबरें आ रही है। ईडी थोड़ी सी एक्टिव हो गई है फिर से, जैसे कि होता ही है इलेक्शन के पहले। यहाँ पर उन्होंने सीएम चन्नी के भांजे जो कि भूपिंदर सिंह हनी नाम के एक व्यक्ति है, उन पर एक रेड किया और वहां से कुछ कैश भी बरामद किया। इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दो छोटे आखिरी हेडलाइंस है। एक तो ऑक्सफैम ने इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी किया है, और इस रिपोर्ट का टाइटल है इनइक्वालिटी किल्स, क्योंकि इस बार पहली बार दिखाई दिया कि पैंडेमिक के समय पे कैसे इनइक्वालिटी की वजह से जिनके पास वेल्थ नहीं है उनकी मौत कैसे ज्यादा हुई प्रिविलेज लोगों से ज्यादा। तो इनइक्वालिटी के इफेक्ट्स के बारे में वो रिपोर्ट है। और डावोस में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है जो कि सालाना कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो वर्चुअली हो रहा है। वहां पर एक प्राइम मिनिस्टर को लेके एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हुई। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया तो वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके पहले दुनिया के 100 बिलियनर्स ने एक लेटर लिखा अपने गवर्नमेंट्स को कि हमको टैक्स कीजिए। तो ये एक बड़ा एजेंडा रहा है ऑक्सफैम का और काफी एनजीओज का कि इनइक्वालिटी कैसे कम की जाए। तो अगर समय मिला तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो उसमें रिपोर्ट में ये भी शायद सामने आया है कि भारत में पेंडेमिक के 2 सालों में अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। जी, पैंडेमिक के समय पे हमारे बिलियनर्स जो है वो 102 से बढ़कर 142 हो गए हैं, और मतलब 40 लोग ज्यादा ऐड हो गए। और सबसे ज्यादा ग्रोथ जो दिखी है वो अडानी की दिखी है। 8 महीने पैंडेमिक के समय में उनके नेटवर्थ में 8 टाइम्स ग्रोथ दिखी। मतलब उनका जो वैल्यू था $8 बिलियन का पर्सनल वेल्थ का, वो होके $50 बिलियन हो गया। तो मतलब आप सोच सकते हैं कितनी ग्रोथ हुई पैंडेमिक के समय पे। तो हम चुनाव का चूंकि मौसम है और चुनाव की ही बात करते हैं, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ लिया। डिफेक्शन हुआ परिवार के अंदर। इसे एक बड़ी घटना के तौर पर दिखाया जा रहा है मीडिया के एक हिस्से में। दूसरी मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी कई सारी चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, करेंगे। दूसरा ये कि भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर की सीट से। अखिलेश यादव जो कि पिछले बार जब मुख्यमंत्री थे पूरा समय उन्होंने काट दिया बतौर एमएलसी, वो काउंसिल के सदस्य के तौर पर विधानसभा में गए, और इस बार अब उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और एक समाजवादी पार्टी की लंबे समय से एक गढ़ रहा है, किला रहा है करहल सीट, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, ऐसा सामने आया है।
अपर्णा यादव को लेकर एक काफी सारी बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं कि भाई मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बड़ी सेंध लगाई है। राजनीतिक रूप से देखें अगर तो अपर्णा यादव का अपना कद या उनकी, अपर्णा यादव महत्वाकांक्षी बहुत हैं, एम्बिशियस बहुत हैं। वो 2016 में 14 में मुख्य प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने थे उसके बाद से ही लगातार वो बहुत इस तरह के मिक्स सिग्नल देती आई हैं। कभी प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाना, कभी आरक्षण का विरोध करना, कभी उनकी नीतियों की तारीफ करना, उनसे मिल लेना जाकर, तो ये सब करती रही हैं अपर्णा यादव। और वो पिछला विधानसभा का चुनाव लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से लड़ी और जो कि वो हार गई सपा के टिकट पे। इसके बाद फिर एक बार उनका ये सिलसिला रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, उनकी योजनाओं की तारीफ समय समय पर करती रही। अब वो भारतीय जनता पार्टी में, तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो इसकी उम्मीद बहुत सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, मंत्रियों ने, विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया आखिरी वक्त में। तो इसमें एक तो अवसरवाद एक बड़ी वजह है ही है कि भाई नेता जो होते हैं वो अपने नफे नुकसान का आकलन करके और जहां फायदा देखते हैं उस ओर बढ़ जाते हैं। अपर्णा यादव के मामले में मामला राजनीतिक नफे नुकसान से थोड़ा अलग है। वो भारतीय जनता पार्टी के स्थितियों को कितना बदल सकती हैं, सुधार सकती हैं, इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पर मौजूद लोगों को किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि उनकी राजनीतिक धमक, पहुंच, पकड़ या अपील शून्य है हर लिहाज से। वो कोई मास लीडर या इस तरह की नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की स्थितियों में कोई आमूल चूल बदलाव लाने के लिए नहीं है, लेकिन उनका एक सिंबॉलिक मैसेज बहुत ज्यादा है। उसका एक प्रतीकात्मक संदेश है कि जब सपा में बहुत सारे लोग गए, सपा ने बहुत सारे लोगों को तोड़ा भाजपा से, तो उसका एक जवाब देना था। वो मुलायम सिंह की बहू का आना उस लिहाज से एक बड़ा संदेश है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन राजनीतिक प्रतिभा के लिहाज से देखा जाए तो उनका कोई बहुत ज्यादा कोई जमीन नहीं है। और थोड़ा व्यक्तिगत उसमें जाऊं तो लोगों को पता नहीं होगा, उनको मैं बता दूं कि उनकी माताजी एलडीए में अधिकारी थी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में, अपर्णा की। वहां से मुलायम सिंह ने उन्हें आउट ऑफ टर्न एक एक्सेप्शनल प्रमोशन देते हुए सेक्रेटरी बनाया। उनके पिताजी जो हैं उनको मुलायम सिंह के कार्यकाल में, अखिलेश यादव के कार्यकाल में सूचना आयुक्त पूरे प्रदेश का बनाया गया। उनकी ऑब्वियसली वो बहू हैं ही परिवार की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर केवल नफे नुकसान के पैमाने पर देखा जाए तो सामाजिक जो हैसियत भी है पूरे परिवार की उनकी, वो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के द्वारा दी गई वो प्रतिष्ठा है, अगर बहुत व्यावहारिक नजरिए से देखा जाए। इसके बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य भाजपा में ढूंढने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है कि एक समझदार फैसला नहीं है। उर्मिलेश जी? तो अपर्णा बिष्ट यादव जी के लिए तो ये बहुत समझदारी भरा फैसला है, क्योंकि उनको इससे फायदा मिलेगा। वो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की जो अभी मौजूदा सरकार है, दोनों का एक सुरक्षा कवच है और काफी बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी देश में। और जाहिर है कि सरकार रहे ना रहे, लेकिन फिर भी बड़ी ताकत वो बनी रहेगी। तो एक तो अच्छी बात है कि उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़ा उनको राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा दल मिला है, तो ये उनके फायदे का है। तो उनकी तरफ से अगर आप उनके नजरिए से देखिए तो बड़ा समझदारी, बड़ा फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना बड़ा लाभ हुआ, वो आपकी 100% बात सही है कि उसको, भारतीय जनता पार्टी को इससे राजनीतिक तौर पे मास बेस में इजाफा करने में या कोई राजनीतिक हासिल करने में कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि मैं तो कहूँगा रत्ती भर भी नहीं पैदा होगा। बस ये एक मीडिया में एक जरूर आएगा, अरे मुलायम सिंह की बहू को तोड़ लिया। लेकिन वो ऑलरेडी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के मिजाज की एक महिला थी। एक उनके अंदर कुछ गुण भी हैं बहुत अच्छे, जैसे चूंकि वो हमारे मैं जिस ग्रुप में पहले काम किया करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, जब मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, तो मैं नवभारत टाइम्स में था रिपोर्टर, पहली नौकरी मेरी थी। तो उनके पिता जो थे अपर्णा के, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में वहाँ थे। और
लखनऊ में, और मैं दिल्ली से पटना ट्रांसफर हुआ था, वहाँ चला गया था। तो मैं जानता हूँ उनको पहले से, तो उस लिहाज से वो मैं उनके निजी परिवार को भी जानता हूँ थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं लखनऊ में पोस्टेड नहीं था, लेकिन खबरें आती रहती थीं। तो वो अच्छी गायिका है वो लड़की। तो चूँकि हमारे पत्रकार मित्र की बेटी है, अपने बिरादरी का मामला है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत पत्रकारों से ही खबर मिलती रही है। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। लेकिन जहाँ तक मिजाज का प्रश्न है, मिजाज वैसा ही है जैसा आमतौर पे भारत का जो एक मिडिल क्लास अपर कास्ट जिस तरह सोचता है कि आरक्षण देश के लिए बहुत खतरनाक है, वो संविधान सभा की बहस में नहीं जाता, वो पुणे पैक्ट में नहीं जाता, वो इसके पहले भी जो अफर्मेटिव एक्शन को लेकर भारत में जो कुछ हुआ है और क्यों हुआ है, ये भी नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि स्टेट्स को बना रहे। तो वैसे ही तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो जब समाजवादी पार्टी की कथित सदस्या थीं, तब भी उन्होंने एक बार बयान दिया था और जागरण अखबार ने उसको बड़े प्रमुखता से छापा था कि भारत में किसी जाति को आरक्षण नहीं होना चाहिए। मतलब उनका मानना था कि दलित को भी नहीं होना चाहिए। अब ये तो शायद भागवत जी भी नहीं कहेंगे, मोहन भागवत भी आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि दलित को नहीं चाहिए। वो क्योंकि इतना समझदार तो हो गए हैं ना कि यह समझदारी होनी ही चाहिए। सामाजिक एक बड़ा एनजीओ है उनका, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क है। तो वो ये जानते हैं कि ऐसा कहने की क्या जोखिम है। लेकिन अपर्णा यादव को कोई जोखिम नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े परिवार की बहू हैं और उनको उनकी उनकी जो उनका जो मिजाज है वो भारतीय जनता पार्टी वगैरह से भी मिलता है। तो उनके दिमाग में पहले से ये चीजें रही हैं और बीजेपी उनकी स्वाभाविक पार्टी है जहां तक मैं समझता हूं। और वो वहां गई हैं तो ये मुलायम सिंह के खानदान के लिए भी अच्छा है और उनके 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 लिए तो खैर बहुत अच्छा है। बीजेपी के लिए कितना अच्छा है मैं नहीं जानता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन पहले इस पर ही हम लोगों की राय ले लेते हैं, पहले इस मुद्दे पर, फिर जो मुलायम सिंह के परिवार के लिए जो फायदे हैं उस पर इसके बाद आएंगे। आनंद, आपका क्या आकलन है अपर्णा यादव के इस बीजेपी ज्वाइन करने के मुद्दे पर? ये जो है प्रतीकात्मक ही है, थोड़ा सा वो क्या है कि सिटाडेल ब्रेकिंग का है कि प्रतीक की एक सिटाडेल तोड़ दिया, या तो जो है पार्टी को बस उतना ही है। और खुद तो उतना राजनीतिक कद है नहीं इनका जो ऐसा कुछ कर सकें। लेकिन इसमें क्या है कि जो लोहियावादी पार्टियां हुई हिंदी पट्टी में, वो राष्ट्रीय जनता दल हो या समाजवादी पार्टी हो, उसमें कभी न कभी क्या है कि एक मंथन जो परिवारवाद का जो है, एक मंथन में शिवपाल यादव का हुआ, राष्ट्रवाद जो आरजेडी है उसमें भी होगा। एक मेरे ख्याल से जनता दल यूनाइटेड नीतीश के अलावा जो है, जो लोहियावादी पार्टियां आई हिंदी पट्टी में, वो परिवारवाद से जकड़ी हुई हैं। तो उसमें जो है मंथन का जो, ये एक बहुत छोटा मंथन था, क्योंकि ये एक बहू गई हैं, ऐसे भी उनका भाजपा से पे रुझान था, योगी आदित्यनाथ का पहले भी प्रशंसा वो कर चुकी हैं। और तो ये जो है कि क्षेत्रीय पार्टियों में जो भी हो, वो साउथ की पार्टियां हो, डीएमके हो, स्टैलिन की पार्टी हो, या वो, तो जो जो उसके पैट्रियार्क थे अपने जीवन काल में जो है सक्सेशन जो है सेटल कर दिए। जैसे कि बाल ठाकरे ने किया, तो फूट कर एक बन गया एमएनएस उनके भतीजे। उसी तरह जो है करुणानिधि ने भी सेटल कर लिया था, तो अलगागिरी का नहीं निकला। तो इसी तरह जो पैट्रियार्क है जो सेटल कर दिए अपने जीवन काल में सक्सेशन, और उसके बाद जो हल्का फुल्का विरोध आया, वो जैसे मुलायम सिंह यादव ने भी सेटल कर ही दिया, फिर विरोध आया, उसका नया एक अलग रूप लिया। तो अब समाजवादी पार्टी पर जो है इसका कोई खास इसलिए नहीं प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सक्सेशन लाइन तय है कि अखिलेश होंगे, आरजेडी में सक्सेशन लाइन तय है कि तेजस्वी होंगे अगले। तो इसी तरह डीएमके में सक्सेशन लाइन तय थी कि स्टैलिन होंगे, तो अलगागिरी के विरोध का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसी तरह ठाकरे का भी, वो और भी जो है ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद से ही चलती हैं। तो इसमें जो है बस एक नकारात्मक छवि जिसको भाजपा बुनाएगी,
वो है ये नहीं कि ये बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल कोई कमोडिटी उन्होंने ले लिया है, बल्कि इससे एक नकारात्मक छवि उसमें आएगी कि ये परिवारवाद से घिरी पार्टी है और ये परिवार को भी अपने साथ नहीं रख सकती। ठीक बात। मेघनाद? जी, मेरी थोड़ी समझ कम है उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स की, तो मैं थोड़ा लिमिटेड ही बात करूंगा इस पर। अपर्णा यादव का मैं तो थोड़े से वीडियोस देख रहा था मैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे होगा। मुझे एक्चुअली उर्मिला जी का ये भी सुनना है कि एसपी को फायदा कैसे होगा। लेकिन मैंने जो उनका जो ज्वाइनिंग का वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ललन टॉप ने इसका एक वीडियो भी किया था। उन्होंने दिखाया कि कैसे वो मतलब माइक बंद नहीं था वहां पर और वो साइड में किसी से बात कर रही है और उन्होंने कहा कि हाँ वो राष्ट्रवादी वाली लाइन जोड़ दे यहाँ पे, और बोले हाँ हाँ जोड़ दो। तो उन्होंने फिर स्पीच में बोला कि नहीं मैं राष्ट्रवाद के लिए लड़ रही हूँ एक्सेट्रा। और एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि 10 दिन पहले स्वतंत्र देव थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपने बयान में एक और मजेदार बात कही कि वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र की आराधना के लिए आई है। राष्ट्र की आराधना। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, 10 दिन पहले वो ज्वाइन करने से 10 दिन पहले आज तक के एक मंच पर वो बैठ के ये कह रही थी कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए क्या किया है, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ किया है, समाजवादी पार्टी ने ये किया है वो किया है, और 10 दिन बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो मुझे लगता है इसका की बात है कि कैंपेन भी बीजेपी ने अगले दिन इसी पर बनाया कि महिलाएं वहां सुरक्षा, जहां महिला सुरक्षा को आधार बनाया। हाँ, ये बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है। मुझे लगता है कि इसका आनंद ने भी जिक्र किया, चल रहा है। आनंद ने भी इसका जिक्र किया कि मतलब और आपने भी कहा कि उनका पॉलिटिकल कद कितना है मुझे पता नहीं। मतलब क्राउड जो लेके आते हैं लोग, जो रैली करते हैं तो हजारों के तादाद में लोग आते हैं, वो अपर्णा यादव कितना क्राउड अट्रैक्ट करेगी वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक परसेप्शन का वॉर है, यहाँ पर परसेप्शन में दिखाना है। तो इमीडिएटली जब अपर्णा यादव ने ज्वाइन किया और उन्होंने स्पीच दिया, उसके बाद इमीडिएटली स्वतंत्र देव ने बोला कि हाँ अखिलेश को अपना ही परिवार नहीं संभाल सकते तो वो और क्या करेंगे टाइप। तो मुझे लगता है ये एक लाइन बोलने के लिए उनको इंक्लूड किया था और कुछ नहीं। मतलब वो एक लाइन हो गया, उसकी एक सुर्खी बन गई, फिर हो गया। और अब इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि वो कहाँ से लड़ती है, क्योंकि कुछ कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि वो लखनऊ से लड़ेगी और लखनऊ से एक बीजेपी उनको सेफ सीट देगी जो वो ऑलरेडी जीतती आई है। नहीं, वो अभी तक वो कोई चुनाव नहीं जीती है, एक ही चुनाव लड़ी है विधानसभा का, हार चुकी है। जीतती आई है मैं बोल रहा था। हाँ अपर्णा यादव नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो कहाँ से लड़ती है। तो मेरे बस इतने ही लिमिटेड। पर अभी एक और इस तरह की खबर आई थी कि शायद बीजेपी अपर्णा को चुनाव नहीं लड़ाने जा रही है इस चुनाव में। ये कंफर्मेशन एक आ गई थी परसों। ओह अच्छा, ओके। वो चुनाव नहीं लड़ाने जा रही तो फायदा क्या है फिर, मतलब शामिल करने का? प्रतीकात्मक और ये परसेप्शन तो एक हो गया जिसका जिक्र आनंद ने किया ना भाई, कि परिवार के अंदर भी फूट है और परिवार एक नहीं है, इससे भी मैसेज जाता है। और पॉलिटिकली तो ये इस तरह के मैसेज बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अतुल मुझे एक बात बताइए, ये तो वैसे पब्लिक नॉलेज था ना कि मुलायम सिंह यादव की जो फैमिली है वो वैसे थोड़ी सी डिवाइडेड है। मतलब आपने जैसे कहा कि अपर्णा यादव पहले से ही झुकाव रखती है बीजेपी की तरफ, कुछ ट्वीट करते रहती है, सपोर्ट करते रहती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वैसे भी ये पब्लिक नॉलेज था, राइट? हाँ, इसीलिए तो इसका कोई बहुत खास मतलब नहीं। लेकिन फिर भी एक होता है पार्टी की सदस्यता लेना। जैसे शिवपाल यादव से बहुत सारी लड़ाइयां हुई, लेकिन शिवपाल यादव भी कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली लेकिन वो भाजपा में शामिल नहीं हुए। शामिल होने का मकसद दूसरा है, मैसेज दूसरा होता है, तो वो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ऐसा फैसला है अपर्णा यादव का जाने का कि जिससे भाजपा में जितनी खुशी है उतनी ही खुशी सपा में है। ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प एक मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के लिए एक आखिरी जो टंटा था, आखिरी जो कील थी, वो बिना किसी मेहनत के, जैसे शिवपाल के मामले में हमने देखा कि 2017 के चुनाव से पहले कितनी खींचातानी हुई, हर दिन बवाल होता था, हर दिन कुछ ना कुछ होता था वहां पे। मतलब आज दोनों लोगों के बीच में कुछ हो रहा है, कल एक नेता को शिवपाल बाहर निकालते थे, अखिलेश उसको अंदर कर लेते थे, ये हर दिन चलता था। यहां पर
आप इस चीज को देखिए कि शिवपाल यादव फिर भी एक भाई थे और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। तो अंग्रेजी की कहावत है ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो अखिलेश यादव ने वहां पर एक अपर एज था। इस मामले में क्या है कि अखिलेश यादव के भाई हैं, अपर्णा के पति जो हैं अखिलेश यादव के भाई हैं, और अपर्णा टेक्निकली पिछला चुनाव सपा से लड़ी थी। तो एक वो गुंजाइश जो जिस विरासत का जिक्र किया आनंद ने, कि विरासत का जो ट्रांसफर होता है उसमें सपा के अंदर वो एक बहुत छोटा सा ही सही, बहुत माइन्यूट सही, लेकिन वो मसला अभी था कि किसी भी दिन सपा में अपनी हिस्सेदारी को लेकर अगर मुलायम सिंह के दूसरे बेटे जो हैं और उनकी जो पत्नी जो कि पॉलिटिकली महत्वाकांक्षी हैं, वो अगर खड़े हुए तो एक अप्रिय स्थिति फिर से आएगी, देखने को मिल सकता है। वो चीज बिना किसी अखिलेश की मेहनत के ही खत्म हो गई। सपा में उनका जाने से वो अपने आप, अगर आप लोगों ने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल देखा हो तो उनके चेहरे की मुस्कान भी आप लोगों ने देखी होगी कि वो उस पर अचानक से वो हंस रहे थे कि इस फैसले में क्या है, कि इससे तो कहीं ना कहीं एक है कि जो छोटी सी संभावना थी कि एक और अप्रिय स्थिति आ सकती है जो विरासत पर, समाजवादी पार्टी के ट्रांसफर पर जो को लेकर, वो खत्म हो गई। तो इस लिहाज से सपा के लिए इसमें ज्यादा बढ़िया मैसेज, और ऐसे भी वो कोई पार्टी का चेहरा या क्राउड पुलर नहीं थी। उर्मिलेश जी। हाँ, नहीं, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई हमारे लिए तो वो हमारे पत्रकार बिरादरी की मैंने बेटी है, मतलब हमारे अरविंद जी की, तो इसलिए हम उस बच्ची पर क्या बोलें, हम तो दूसरे ढंग से उसको देख रहे हैं। लेकिन जहां तक आप लोगों का वो ये कहना कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होगा, तो वो निश्चित रूप से उसका कोई असर न तो समाजवादी पार्टी की के फ्यूचर पर पड़ेगा और बीजेपी के लिए भी नहीं पड़ेगा। ये अपर्णा के लिए बहुत अच्छा है। अपर्णा को मैं जैसे पहले भी कहा कि अपर्णा के लिए ये बड़ा हासिल है, न कि भाजपा के लिए। और एक और बात आप लोग कह रहे हैं, देखिए मुलायम सिंह की जो मौजूदा पत्नी है साधना गुप्ता जी, तो उनके जो साड़ू हैं, मतलब उनकी बहन के जो हस्बैंड हैं, कल वो भी ज्वाइन किए बीजेपी, प्रमोद गुप्ता उनका नाम है। और मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता जी यानी उनकी पत्नी के कहने पर ही, अपनी पत्नी के कहने पर ही उनको टिकट भी एक बार दिया था उन्होंने विधुना सीट से, और वो चुनाव जीत गए थे समाजवादी पार्टी की उस लहर में, लेकिन पिछला चुनाव संभवतः वो हार गए। तो हमारा ये कहना है कि इससे ये भी साबित होता है कि ये उत्तर प्रदेश का जो यादव परिवार जो है, समाजवादी अपने को कहने वाला, ये कितने कई बार कितनी विचारहीनता इस परिवार में है कि वो किसी को भी टिकट दे देते हैं। वो केवल परिवार देखते हैं या ये नातेदार देखते हैं। बहुत सारे ऐसे कमिटेड कार्यकर्ता जो न जाने कितने सालों से, कितने दशकों से काम करते हैं, वो टिकट नहीं पाते। लेकिन साधना गुप्ता का बहनोई जो है टिकट पा जाता है, जो उनकी बहन का हस्बैंड है, जिसका कोई कमिटमेंट समाजवाद के प्रति या लोहिया को हो सकता है वो जानता भी ना हो कि लोहिया कौन थे। आज पता नहीं, जानते भी हो तो मैं नहीं जानता कि क्या वो जानते थे, लेकिन कल जिस तरह से वो बोल रहे थे मंच पर बीजेपी के नेताओं के साथ, तो उससे मुझे लगा कि क्या किस तरह के लोगों को टिकट ये पार्टी देती रही है परिवार के नाम पर। अब जैसे उदाहरण के तौर पे उर्मिलेश जी, सॉरी, एक छोटा सा इंटरप्शन। परिवारवाद की आपने बात की, मैं वही आज तक की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी एक वाकया बताऊंगा आपको। उनसे पूछा गया कि परिवारवाद पॉलिटिक्स में कितने मायने रखता है, इसके बारे में एक सवाल पूछा गया उनसे। तो उन्होंने कहा कि गलत क्या है, फैमिली के लोगों को इंक्लूड करेंगे तो क्या बिजनेसमैन अपना बिजनेस अपने बेटे को नहीं देता? क्या लॉयर अपना बिजनेस अपने बेटे को नहीं देता? तो फिर इतना दिवालिया विचार किसी का हो सकता है कि पॉलिटिक्स उसको परिवार का बिजनेस नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिवालियापन है। और दूसरी बात की समाजवादी पार्टी ने इनको लखनऊ से अपना उम्मीदवार पिछली बार बनाया, यह भी कितनी बैंकरप्सी है, जो सीधे कहता है कि आरक्षण बिल्कुल गैर जरूरी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये SC ST का भी नहीं होना चाहिए, ओबीसी की तो बात छोड़िए, SC ST का नहीं होना चाहिए, वो कह रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बैंकरप्सी है हिंदी हार्टलैंड की सो कॉल्ड सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स में। और मैं तो समझता हूं कि इसको लोहियावाद से जोड़ना या सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स से जोड़ना इन पार्टियों को, मैं समझता हूं बिहार इज फॉर बेटर देन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो सामाजिक न्याय या लोहियावाद का नाम लोग देते हैं जरूर इनको, लेकिन इस तरह की उत्तर प्रदेश बिल्कुल मरुस्थल है वैचारिकता का। एक वैचारिकता कहीं भी नहीं बची है, सिर्फ और हिंदुत्व है और कोई नहीं है। मतलब कांग्रेस की राजनीति में भी नहीं कोई वैचारिकता है,
थोड़ी इधर आई है ये जो इस बार कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास कोई आधार नहीं है। अदरवाइज मैंने उत्तर प्रदेश दयनीय है, मतलब सचमुच दयनीय है, और दक्षिण भारत की सामाजिक राजनीति से, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स से कोई कंपैरिजन इसका नहीं है। ठीक बात। आनंद, आप सपावाद के अंदर किस तरह का इससे मैसेज देख रहे हैं, जो खुशी दिख रही है? वो ठीक आप कह रहे हैं कि उनमें वो जो सक्सेशन में एक छोटा सा कांटा था वो निकल गया इससे, और इससे अखिलेश खुश ही होंगे। बस इसकी तुलना वही कर दीजिए कि जैसे कि मान लीजिए बिहार में तेज प्रताप जो है बीच बीच में कुछ करके एक संकट पैदा कर देते हैं, और तेज प्रताप जो है आरजेडी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन कर देते हैं, तो तेजस्वी उससे काफी प्रसन्न नहीं होंगे। मेरे ख्याल से अपर्णा यादव पर काफी बातचीत हो गई, और मुलायम सिंह यादव के जरिए उर्मिलेश जी ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथि की तरफ इशारा किया है, जो परिवारवाद की है, कि आप 2014 के इलेक्शन के नतीजों को देखिए तो एक चुटकुला समाजवादी पार्टी के लिए इजाद किया गया था कि समाजवादी पार्टी 2014 के चुनाव में एक नैनोकार की पार्टी बनकर रह जाएगी। और ये चुटकुला अपने आप में इतना, मतलब ये लखनऊ में कही जाती थी ये बातें, और वो इतना सही साबित हुआ कि 4 सांसद चुने गए थे, 2 जगह से खुद मुलायम सिंह चुने गए थे और 3 उनके परिवार के लोग थे, 4 लोग टोटल थे। ये हालत थी। तो जो परिवारवाद पर अतिशय, जो एक समय ऐसा था कि खाली परिवार के लोग ही पार्लियामेंट में बैठे थे पूरी पार्टी के नाम पे, एक इतनी बड़ी पार्टी और समाजवाद, तो ये सब भी उन जो पार्टी है, जो समाज, जिसका आप कह रहे हैं कि वैचारिक रूप से पूरी तरह से दिवालिया नजर आते हैं, जो समाजवाद, सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उसका एक इशारा है। और ये बताता है कि कैसे इन लोगों ने उन चीजों का मिसयूज किया या दुरुपयोग किया या उसको जाया किया है। एक और छोटा सा घटनाक्रम है जिस पर जो एक बड़ी उम्मीदों, बड़ी हसरतों के साथ सामने आए थे चंद्रशेखर आजाद, और उनके उत्थान से लेके अब तक की जो उनकी यात्रा रही है, उसमें एक बहुत ही कंफ्यूज्ड, बहुत ही गफलत में भरा एक नेता सामने आता है हमारे। पिछला चुनाव जब 2019 का था, उससे ठीक पहले वो बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी उन्होंने, और तब उनसे प्रियंका गांधी मिल के गई थी हॉस्पिटल में एक दिन पहले, और उन्होंने कहा था हाँ प्रियंका जी ने आश्वासन दिया है ये, और 4 दिन बाद फिर उन्होंने मन बदल लिया। इसके बाद वो पिछले काफी दिनों से बयान देते नजर आ रहे थे कि वो साथ आएंगे, और अखिलेश यादव ने उनको अपमानित किया, वो अखिलेश का साथ देना चाहते थे। फिर वो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लोगों को समर्थन दूंगा और जीतने में उनकी भूमिका निभाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकूंगा। फिर अब एक बार फिर से उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो बहुत प्रॉमिसिंग लीडर के तौर पर उभरे थे कि भाई दलितों के बीच से एक नया चेहरा उभर रहा है, और खासकर तब जब बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बड़ी दयनीय है, पूरे इस चुनावी कैंपेन से वो नदारद है, एक तरह से गायब है, उसका कहीं कोई उपस्थिति नहीं है। तब इस तरह की राजनीति की एक बड़ी भूमिका हो सकती थी, एक बड़ी उपस्थिति हो सकती थी, लेकिन बहुत भरोसा नहीं जगा पा रहे चंद्रशेखर। तो इस योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने के फैसले को किस तरह से देखा जाए? उर्मिलेश जी, मेघनाद, आनंद। मैं समझता हूं कि ये चंद्रशेखर आजाद जो पहले चंद्रशेखर रावण लिखते थे, तो नामकरण भी उन्होंने जो किया था, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में कर लिया था रावण, और फिर उसको बदल दिया जब लोगों ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि रावण भी तो ब्राह्मण था। तो उनको लगा कि ये तो मनुवादी हो जाएगा मामला, तो शायद उन्होंने बदल दिया होगा, और चंद्रशेखर आजाद अब लिखते हैं। तो मुझे लगता है काफी कंफ्यूज्ड व्यक्ति हैं वो, और या तो उनके पास अपनी निजी समझ नहीं है या सलाहकार अच्छे नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं उनकी बातचीत से और उनका जो तकरीर होती है कि उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी शायद या तो ठीक से नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है तो ठीक से समझा नहीं है। और तीसरी बात कि बहुत ही अति महत्वाकांक्षी हैं, तो राजनीति में अति महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है भारत जैसे देश की मौजूदा राजनीति में। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि दलित आप परिवार में पैदा हुए हों, पिछड़े परिवार में पैदा हुए हों, या अगड़े परिवार में पैदा हुए हों, इसलिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो जाते कि आप उत्पीड़न के ज्यादा शिकार रहे हैं, या कोई जो है उत्पीड़क लोगों के घर में पैदा होकर भी उत्पीड़कों के खिलाफ खड़ा था, इसलिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए आप होते हैं कि आखिर आप अपने निजी जीवन में
किधर खड़े हैं आकर, आपकी वैचारिकता क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कोई एक कार्ड खेले या कोई एक बात कहे कि हम तो अमुक हैं, हमारी ये आइडेंटिटी है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश में न जाने कितने ऐसे दलित नेता हुए, दलित समाज से आने वाले, और जिन्होंने कभी दलित उत्पीड़न के खिलाफ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं किया, न तो संसद में, न तो विधानमंडलों में, और न तो जमीन पर। लेकिन जिन नेताओं ने किया हस्तक्षेप, उन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया, और उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं ये कांशीराम है, हाँ कांशीराम है बाद में, उसके बाद अम्बेडकर के बाद। तो लेकिन सबसे बड़ा तो अम्बेडकर एक बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तो मैं ये कह रहा था कि मुझे असल में ये जो चंद्रशेखर आजाद है, इनकी पूरी राजनीति बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत संदिग्ध लगती है। ये दोनों शब्द मैं जानबूझकर यूज कर रहा हूं कि 2017 के एक घटनाक्रम से, जो कि उत्पीड़न का था, उससे ये इमर्ज किए, फिर ये जेल में चले गए, जेल में काफी समय रहे, और इसके पहले इनको किसी ने जाना नहीं था कि क्या है। इसके बाद ऑल ऑफ सडन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से ये इनको मुक्ति मिल गई अचानक, और अचानक निकलने के बाद फिर बड़े बड़े कानवाय में घूमने लगे, और फिर इसके बाद प्राइवेट सिक्योरिटी और काफी खर्चीला पूरा का तामझाम। तो मैं नहीं जानता कि इनका जन समर्थन कितना बढ़ा या कितना नहीं बढ़ा, लेकिन उस पर मेरी टिप्पणी भी नहीं है। मेरी टिप्पणी इस बात पर है कि जो वो फैसले कर रहे हैं, मैं एक पत्रकार के नाते, और जिसकी बहुजन समाज के दुख दर्द से एक संवेदनात्मक स्तर पर भी जुड़ाव है, उसके हिसाब से मैं ये सोचता हूं कि वो निश्चित रूप से बहुजन समाज के हितों को सर्व करने वाली गतिविधियां उनकी हैं कि नहीं है। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कभी वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, कभी वो कहते हैं वो करेंगे। बहुत कम लोगों को याद होगा कि वो बिहार में भी चुनाव लड़ गए थे। उनकी पार्टी जब बिहार में अभी खुली नहीं थी ठीक से, वो सहारनपुर के और आसपास के इलाकों में सक्रिय व्यक्ति, या जहां जहां घटनाक्रम होता है, किसी रिपोर्टर की तरह स्पॉट रिपोर्टिंग, जैसे कोई रिपोर्टर करने जाता है, वैसे ये स्पॉट लीडर के रूप में जाते थे। लेकिन ये बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ गए, और विधानसभा का चुनाव भाजपा बनाम अन्य के बीच हो रहा था। उसमें इन्होंने अन्य का जो बड़ा गठबंधन था, तेजस्वी यादव, CPI-ML कांग्रेस, उसके साथ अपनी सहानुभूति या अपना समर्थन जो देने के बजाय, इन्होंने एक छोटे से राजनीतिक दल से, जो नया नया गठित हुआ था पप्पू यादव जी के नेतृत्व में, उसके साथ गठबंधन किया, और कहते रहे कि उनका लक्ष्य जो है बीजेपी को शिकस्त देना है। अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी को शिकस्त, बीजेपी के विरुद्ध जो बड़ा मोर्चा है उसके साथ आप रहकर दे सकते थे, या पप्पू यादव के साथ दे सकते थे। तो आप कहीं भी, आप कहीं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं राजनीति में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां पर आपका न तो बेस है, न तो आपका कोई वहां पर नेटवर्क है, वहां पे जाना ये न तो कांशीराम जी की और न तो मायावती जी की राजनीति के आसपास है। कांशीराम लंबे समय तक पहले उन्होंने सामाजिक काम किया, बामसेट के जरिए, DS4 के जरिए वर्षों काम किया, तब जाकर उन्होंने पार्टी बनाई। पहला चुनाव जांजगीर से लड़ा, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत बन गए, मध्य प्रदेश में बाद में पार्टी उनकी बिखर गई मायावती जी की कृपा से। तो ये जो स्टाइल इनकी है, वो कांशीराम जी की विरासत, जो अपने पार्टी के नाम के आगे ब्रैकेट में जोड़े हुए हैं, उससे तो कतई नहीं मिलती। तो बड़ा एक आपने बात कही कि उनकी पूरी राजनीति को संदिग्ध और कंफ्यूज पाते हैं, ये एक बड़ा वो है, और बहुत सारे तथ्य भी आपने रखे, जिससे राजनीति में इसी तरह से आपके कार्य क्रियाकलापों से के जरिए आपके मंशाओं के, आपके राजनीतिक उसके निहितार्थ निकाले जाते हैं। मैं आनंद और मेघनाद से चाहूंगा। मेघनाद, आप ये जो चंद्रशेखर गए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और फिर आनंद की प्रतिक्रिया लेते हैं। दो छोटी छोटी चीजें। एक तो चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की कोशिश कर रहे थे काफी दिनों से। आई थिंक 1 महीने के लिए कोशिश कर रहे थे उन्होंने। फिर बाद में जब अलायंस नहीं हुआ तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां पर उन्होंने बहुत ही खट्टे शब्द बोले अखिलेश यादव के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलित कैंडिडेट्स नहीं चाहिए, दलित वोट्स चाहिए। तो मतलब एक तरीके से उन्होंने कोशिश तो की समाजवादी पार्टी के साथ जाने की, लेकिन कर नहीं पाए किसी हिसाब से। मुझे लगता है सीट शेयरिंग में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा। दूसरी चीज, गोरखपुर में
हमको बसपा के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जीतती आई है वो सीट असेंबली की और एमपी की भी। एमपी आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ इसके पहले सांसद थे। तो भाजपा की बहुत अच्छी सीट है वो, मतलब काफी सेफ सीट मानी जाती है, जैसे उर्मिलेश जी ने भी कहा। लेकिन दूसरे नंबर पर हमेशा बसपा आती रही है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बीएसपी के आते रहे हैं। तो अगर चंद्रशेखर आजाद वहां से लड़ेंगे तो ये देखना हमको पड़ेगा कि बीएसपी अपना कैंडिडेट कौन खड़ा करती है और करती भी है या नहीं करती है। क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे तो दो तरीके के परसेप्शंस क्रिएट हो सकते हैं इसकी वजह से, कि चंद्रशेखर आजाद का दलित यंगर लोगों में ज्यादा फॉलोइंग है और बीएसपी के जो वोट बैंक है वो थोड़ी ट्रेडिशनल है, जो मायावती जी ने इनकलकेट की है पूरी सालों से। तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर मायावती जी कोई कैंडिडेट खड़ा करे तो एक परसेप्शन बन जाए कि ये दलित यंग लोगों के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा कर रही है वोट काटने की। और उस तरफ से भी ये आ सकता है कि जो ट्रेडिशनली जो दलित की पार्टी है उसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है योगी जी के खिलाफ जो लड़ने का जो फैसला है वो, जैसे उर्मिलेश जी ने कहा, वो मुझे भी लगता है थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा एक बड़ा मैसेज भी जाता है, इसकी हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल 2014 इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे। अब सबको पता था वो हारने वाले, फिर भी लड़े थे। मुझे लगता है ये इनका एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक भी हो जाता है कि आप हार भी जाए लेकिन आपने एक बड़े नेता के खिलाफ एक सेफ सीट पर आपने लड़ाई की, या फिर आपने एक फ्रंट खड़ा किया, जो भी हो, कम हो, छोटा हो, कमजोर भी हो, लेकिन आपने किया, तो उसका फायदा आगे जाके आपको आ सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे मैं बार बार इसका मेंशन करता हूँ क्योंकि बहुत रेलेवेंट है। ममता बनर्जी और ने जो नंदीग्राम से जो इलेक्शन लड़ा था वो अपने कार्डर को थोड़ा सा जोश देने के लिए किया था, वो हार भी गए वहां से। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर की तरफ से ये जो मूव है वो दो तरीके से देखी जा सकती है। एक तो अपने कार्डर को थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने के लिए, और दूसरा ये है कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधा खुद ही लड़ रहा हूँ, तो ये आगे जाके शायद उनको फायदा हो। ठीक बात। आनंद? हाँ, ये बात है। ये जो अभी मेघनाथ ने कहा, ये जो विजिबिलिटी जो है, अब एक पहली उनकी पहल क्या थी कि जो रणनीति होती कि एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनते, अगर समाजवादी पार्टी के साथ आते, कुछ सीटें लेके भी आते, वो सफल नहीं हुआ। तो अब दूसरा है, बेस्ट बेट उनके साथ है कि विजिबिलिटी रहे, तो आदित्यनाथ जी के सामने खड़ा होना और एक फ्रंटल फाइट से एक विजिबिलिटी बनता है, एक हेडलाइन बनता है। तो वो उनको उनके पराजय में भी एक जो है स्थान देगा इस चुनाव में। अगर मतलब ऐसा माना जा रहा है कि पराजय हो सकता है, नहीं भी हो पराजय, लेकिन ज्यादा तक जो संभावनाएं हैं, तो वो एक विजिबिलिटी उनको इस कमजोर क्षण में भी देता है, इसलिए इस तरीके से देखा जा सकता है। दूसरा है कि जो दलित वोटों का जो जाटव नन जाटव में बंटना, तो नन जाटव का जो वोट है, जो माना जाता है कि बीएसपी से अलग है, बीएसपी की उतनी पकड़ उस पर नहीं है जितना जाटव वोटों पे, तो उसमें जो है बिखराव आया है। उसमें भाजपा की भी सेंध है, उस बार सेंध भाजपा की पहले से पड़ी हुई है, इस बार उसमें समाजवादी पार्टी की भी आंख है और कांग्रेस की भी। तो वो जो एक माना जा रहा था कि संक्रमण काल से जो उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति गुजर रही है और उसमें चंद्रशेखर एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, वो इन पार्टियों के सेंध की वजह से उतना सफल होता नहीं दिख रहा है उनका, जिसमें उनको और ज्यादा समय देना होगा और ये एक लंबी प्रक्रिया रहेगी। दूसरी बात ये है कि जो विजिबिलिटी की बात है, तो जैसे केजरीवाल बनारस से लड़कर वापस आ गए दिल्ली,
तो मेरे ख्याल से इनको है कि कंसिस्टेंसी भी रखनी होगी। अगर फ्रंटल फाइट है तो वो गोरखपुर में जमे रहें, अगली बार भी लड़ें, अगली बार भी लड़ें। तो ये एक तो लोगों में जो एक ये होगा कि विजिबिलिटी के लिए ही सिर्फ आए हैं, इसका परसेप्शन कोई शॉर्ट टर्म गेन तो देता है लेकिन बहुत लंबा नहीं देता। फिर उर्मिलेश जी ने जो बिहार में उनके हस्तक्षेप की बात की, वो सही है कि देखिए कि बिहार में जो दलित राजनीति है वो अंबेडकर के साथ साथ माओ और मार्क्स भी चलाते हैं, क्योंकि दलित जो काफी वोट जो है लेफ्ट पार्टियां भी ले जाती हैं। और पिछले चुनावों में 16 या 18 सीटें लेफ्ट पार्टीज बिहार ने जीता, जिसमें कि दलित वोट खासकर जो शाहपुर रीजन है उससे लिया। और तो जो CPIM है, CPIM या CPI है, CPIM के कम, तो उसके साथ जो काफी दलित वोट गए हैं, जो कि यह जो लेफ्ट का पूरा स्पेस है उत्तर प्रदेश में खाली है। उत्तर प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों का दलित वोटों पर या किसी भी वोट पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरे ख्याल से लेफ्ट पार्टियां कोई सीट जीतती भी हैं या नहीं, मुझे याद नहीं यूपी में। तो लेकिन बिहार में अभी भी उनकी उपस्थिति है। प्लस जो है बिहार में जो जाटव नॉन जाटव यहाँ जैसे है, तो दलित और महादलित, तो महादलित में करीब 18 जातियां आ गई दलितों की, और भी बढ़ ही रहा है उसकी सूची। तो उसमें भी नए नेता जीतन राम मांझी वगैरह तैयार हुए, तो वहां एक संक्रमण दिख रहा है कि जो एक तो लेफ्ट है क्लेमेंट, एक फिर महादलित है, फिर दलित है। लेकिन यहाँ जो है दलित राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों से भी जुड़ गई है, या जो OBC पॉलिटिक्स से जुड़ गई है, समाजवादी पार्टी से। तो ये इस परिदृश्य में चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति एक दलित राजनेता के तौर पे उत्तर प्रदेश में अभी और लंबा समय मांगेगी। अगर उनको बहुत ही इसमें रचनात्मक भूमिका निभानी है तो मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा औजार अभी संयम होना चाहिए। तो संयम नहीं रखेंगे तो इसी तरह कॉन्फ्यूज राजनीति करेंगे। बिल्कुल, मैं यही मेरी भी अंतिम होती कि अब उनके पास बहुत लंबा वक्त था है अभी राजनीति के लिए, लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं तो वो बार बार जैसे वो मंकी ब्रांड पॉलिटिक्स होती है ना कि इस डाल उस डाल, इस डाल उस डाल, उसमें बहुत ज्यादा फिर आपकी छवि खराब हो जाती है और एक टाइम के बाद आपको लोग सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। अभी तो ये था कि भाई लोग इसलिए भी आपको वो कर रहे थे कि लोगों को लगता था कि इस पॉलिटिक्स में बहुत संभावना है, आप उस संभावना को भी एक तरह से कमजोर कर देते हैं। थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब से जो खबर आई उस पर हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। ये एक परंपरा सी बन गई है, लगातार जब चुनाव आते हैं तो विपक्षी पार्टियों के, जब बंगाल में चुनाव था तो हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, इसके अलावा उनकी पार्टी से जो जुड़े लोग हैं, उन लोगों पर इनकम टैक्स, ईडी की छापेमारियां लगातार चल रही थी। फिर हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि किस तरह से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में तो इन लोगों ने गफलत में अपने ही समर्थक पार्टी के एक नेता के यहाँ छापा मार दिया, एक बिजनेसमैन के यहाँ, और बाद में हर मंच से उसको भुनाया भी। मुख्यमंत्री योगी से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक देख रहे हैं, नोट निकल रहे हैं, इस तरह की बयानबाजियां की अलग अलग मंचों से, रैलियों में अपनी। और फिर बाद में वो उल्टा पड़ गया कि भाई वो नाम मिलते जुलते की गफलत में उन्होंने अपने किसी समर्थक के यहाँ छापा मार दिया। अब पंजाब में ये बात सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री का आरोप है कि उनके लोगों को, उनके रिश्तेदारों के ऊपर ईडी रेड मार रही है। एक तो ये है कि भाई चुनाव के समय में इस तरह की चीजों का एक नई परंपरा जो दिख रही है। ईडी ने जो छापेमारी की है उसमें ईडी की छापेमारी में अभी तक कभी हमने ऐसा ट्रेडिशनली देखा नहीं कि लोगों के फोटो जारी किए गए हों कि ये बरामदगी हुई है, ये वो, और वो बाकायदा मीडिया में जारी हो रहा है। ये सब एक पहली दफा हो रहा है कि इसका मकसद क्या है। इसका मतलब है कि इसका पॉलिटिकल मोटिव है कुछ, कि इन सब चीजों के जरिए कुछ मैसेज देना है और लोगों को पॉलिटिकली नुकसान करना है, फायदा पहुंचाना है। इंस्टीट्यूशन का इस तरह से बर्बाद होना या इस्तेमाल होना, चुनावों के उसमें मशीन टूल के तौर पर इस्तेमाल होना, अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, चाहे वो पंजाब में हो या किसी भी हिस्से में हो। उर्मिलेश जी, आनंद, मेघनाथ, आप लोगों की इस पर प्रतिक्रिया एक बार ले लेते हैं। देखिए, मैं संक्षेप में अतुल ये कहूंगा कि
जो घटना है उस पर तो आपकी जो टिप्पणी है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो आपने कहा, मुझे नए ढंग से कुछ नहीं कहना है उस पर। लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेरी चिंता है एक नागरिक और एक पत्रकार के रूप में कि भारत का निर्वाचन आयोग इस पर बिल्कुल खामोश है। और जो कोड ऑफ कंडक्ट है या चुनाव के जो सिद्धांत हैं भारत में, जो मर्यादित जो मर्यादा है, उसमें आप अगर किसी प्रमुख व्यक्ति जो चुनाव का किरदार है, जो कैंडिडेट ही नहीं है बल्कि एक पार्टी का प्रमुख है, मुख्यमंत्री है, आप उसके घर के लोगों पर छापेमारी करा रहे हैं और उसका जिस तरह से प्रदर्शन कराया जा रहा है, एग्जिबिट कराया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे मामला राजनीतिक है। क्योंकि आपके पास तो 5 साल था, आपके पास इससे भी ज्यादा वक्त था। अगर कोई करप्शन का मामला था तो छापेमारी पहले की जा सकती थी। इलेक्शन के नोटिफिकेशन के बाद जब इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है, उसमें मुख्यमंत्री के घर वालों पे छापेमारी कराना, मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो केंद्र का सत्तारूढ़ दल है, उसके द्वारा एजेंसियों का न केवल दुरुपयोग है बल्कि यह इलेक्शन कमीशन को भी बौना करने का एक प्रयास है। और इलेक्शन कमीशन बौना बनने के लिए ऐसा लगता है कि तैयार खड़ा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे एफआईआर हो गए कि विपक्ष की पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है कि इन्होंने वायलेट किया है। लेकिन दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने और समर्थकों ने वायलेट किया कोरोना प्रोटोकॉल, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे दिखता है कि क्या भारत का इलेक्शन कमीशन हाल के वर्षों में जितने कमीशन रहे उसमें सबसे ज्यादा इसकी दयनीय स्थिति हो गई है। ये मेरी चिंता का विषय है। एक बात आनंद, नहीं, उसमें देखिए कि जो पेपर ट्रेल है, वो पहली बात की जो संबंधी है उस पर छापे मारना राजनीतिक मकसद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो संबंधी जो है वो उससे जोड़ना है इसको। अब पहले ही से, अब एक तरह से इस चर्चा में पहले ही से जो है एक निर्णय सुना दिया गया है। अब उसके संबंध में मैं क्या कहूँ, लेकिन ये है कि एक बार तमिलनाडु में भी हुआ था, पिछले चुनावों के पहले ये कुछ कर्नाटक में हुआ। तो एक तो है कि ये संयोग इतना बनता जा रहा है कि एक पैटर्न भी दिख सकता है, ये भी बात सही है। और दूसरी बात है कि ईडी का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है कि इनका पेपर ट्रेल क्या है, कैसे कार्रवाई, अभी ही कार्रवाई क्यों, इस पर देखा जाएगा। चुनाव आयोग का इसमें मेरे ख्याल से संबंधी पर किया जाए तो जो लीगल स्टैंड में वो उसके दायरे में नहीं आएगा कि अगर संबंधी में आता है, किसी संबंधी पर किया जाए और उम्मीदवार पे भी किया जाए तो ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो ये एक है कि आप गुड इंटेंशन बैड इंटेंशन की लड़ाई होगी। अब इसको लीगली जो है लड़ना, जो है लीगल फुटिंग पे कौन कहाँ खड़ा है, ये एक मेरे ख्याल से वो ज्यादा डिटेल की चीजें हैं, जितने डिटेल्स मैं जानता नहीं हूँ। आनंद, इसी बात पर एक आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी चाहिए था। आपको शायद पता होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पे यूजुअली छापा मारती है एक्सेट्रा, लेकिन जो हेडलाइंस आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ये इलीगल सैंड माइनिंग के एक वाकये को लेकर जो 2018 का एक एफआईआर है उसको लेकर ये रेड्स हो रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ पर जुरिस्डिक्शन आता है या ये पुलिस का आता है? नहीं, मैं यही बोल रहा था कि इसके पेपर ट्रेल उसकी मुझे डिटेल्स उतनी जानकारी है नहीं। वो आप कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में वो सही है, लेकिन इसको इन्होंने कैसे लिंक किया उससे वो नहीं है। मतलब डिटेल्स के अभाव में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है। तो यही है मेरा अभी इस पर इतना ही कहना है बस। देखिए, उसमें मैं पंजाब के मीडिया में जो चीजें मैंने देखी कुछ एक जगह और कुछ लोगों से मैंने बात भी की, तो उनका ये मानना है, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया, मेघनाथ ने शायद उठाया सवाल ये कि ये स्टेट अफेयर है, मतलब ये राज्य का मसला है, इसमें केंद्र की कोई एजेंसी का उस तरह से नहीं है। जो पैसे रुपए का मामला है उसमें आईटी जरूर जा सकता है, लेकिन जो क्राइम का बुनियादी नेचर है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है।
और ऐसे समय जब चुनाव हो रहा हो, देखिए चुनाव से पहले होता तो निर्वाचन आयोग के बारे में कोई सवाल नहीं उठाता। चुनाव के समय एक आप बराबरी का एक माहौल बनाए रखना सभी पार्टियों के बीच, ये आपका फर्ज बनता है। अगर किसी को बदनाम करने के लिए किसी को क्रिमिनल अचानक घोषित कर दिया जा रहा है या उसके परिवार पर लांछन लगाया जा रहा है, तो ये भी देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद इस तरह की चीजें होने से कई सवाल उठते हैं। मसलन यूपी में एक घटना दिखी कल की कि किसी के ऊपर पुलिस ने अटैक किया, गोली मार दी उसके पैर में। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और पुलिस एनकाउंटर में लगी हुई है, तो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन को कई सारी चीजों में इंटरवेंशन करना चाहिए। हाँ, और वही उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था कि एक वो समाजवादी पार्टी के एक परफ्यूम वाले व्यापारी पर भी रेड पड़ा था। मतलब वो एक्चुअली गलती से बीजेपी वाले पे पड़ गया, पर मतलब इंटेंशन था कि समाजवादी पार्टी के जो मे बी फंडिंग करते हैं या फिर कुछ ताल्लुकात रखते हैं। बतौर पत्रकार हम लोग अगर केवल सूत्रों को पकड़ें तो भी हमें समझ में आता है कि ये दुर्लभ तरह के संयोग है। अगर ये संयोग है तो बहुत दुर्लभ संयोग है कि एक आदमी के ऊपर छापा पड़ा, उसके घर से कई सौ करोड़ रुपए निकले। इसके बाद योगी मोदी ने अपनी तमाम जनसभाओं में अनाउंस किया कि ये करोड़ों रुपए कहां से निकल रहे हैं, कौन निकाल रहा है, कहां से मिल रहा है, उसका पॉलिटिकल एक एडवांटेज लिया। इसके बाद जो चीज लोगों को नहीं पता वो ये है कि जितने सारे पैसे सीज हुए थे उस सारे पैसे को उस व्यापारी का टर्नओवर दिखाकर वापस कर दिया गया। ये हालत है कि इनकम टैक्स छापा मारता है और जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसको टर्नओवर में दिखा के बिजनेस के वापस करता है और फिर उसके अगले दिन 3 दिन बाद उस व्यापारी के यहाँ छापा मारा जाता है फिर से, जिसके यहाँ मारने के लिए पहले गए थे, जो कि सो कॉल्ड सपा के समर्थक बिजनेसमैन थे। ये चीजें इतने दुर्लभ संयोग हैं कि जिसपे हमें पकड़ना चाहिए। तो इसलिए जो आनंद कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इस पे आपत्ति है कि निर्णय सुना दिया गया। निर्णय नहीं हम सुना रहे हैं यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूं कि हम बहुत सारी चीजें उस सूत्र को पकड़ के एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के पहले ममता बनर्जी के नेफ्यू पर भी तो रेड पड़ा था, राइट? आपको याद होगा वहां पे काफी ईडी और आईटी बहुत सक्रिय हो गई थी। और इसका एक और बड़ा सवाल उठता है, आई थिंक हमको इस पर ज्यादा बात नहीं होती लेकिन करनी चाहिए, कि कैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस को लीगली और प्रोसीजरली मारा जा रहा है। जैसे हमने इस पर पहले भी बात की थी अतुल, कि जो ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे विंटर सेशन में, जो 2 ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे, जिसमें एसके मिश्रा जो कि अभी फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के को हेड करते हैं, वो 17 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। और उसके पहले ही ये एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है कि इनका और टर्म बढ़ाया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ था, सीधा खिलाफ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया था कि इनको फिर से अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका टर्म खत्म हो चुका है। लेकिन लॉ को चेंज करके अपने आदमी को बिठाने के लिए उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस पास करवाया और फिर विंटर सेशन में एक लॉ भी पास कर दिया। अब इसके रिजल्ट्स आपको अभी दिखते हैं इलेक्शंस के टाइम पे कि इसका जो लॉ चेंज करते हैं, तब अगर हम अटेंशन नहीं देते और बात नहीं करेंगे उसके बारे में, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट आपको इलेक्शन के पहले दिखेगा जब उसका मिसयूज होगा। तो मुझे लगता है कि हमको इस चीज को बार बार दोहराना चाहिए कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, उसके लॉज कैसे पास हो रहे हैं, वो एकदम बहुत ही कीनली देखना चाहिए, और उसके जो इफेक्ट्स है वो आगे जाके क्या हो सकते हैं उसके भी बारे में बात करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो आगे हम बढ़े रिकमेंडेशन के पहले हम कुछ पत्र हैं, हमारे लेटर्स हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के, उन लेटर्स को हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे मेघनाथ, और कुछ एक आध अनाउंसमेंट भी हैं वो भी मेघनाथ हम पढ़ते हैं। जी, अनाउंसमेंट छोटी सी है। हमारा एक पॉडकास्ट है खेल को लेकर, एनएल प्लेऑफ्स, उसका आप एक एपिसोड देख सकते हैं जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट शारदा उग्रा आ रही है। बहुत ही
अमेजिंग जर्नलिस्ट है एक्चुअली, मैं भी पढ़ता हूँ उनको काफी। विराट कोहली के रेजिग्नेशन और सानिया मिर्जा के रिटायरमेंट को लेकर वो उन्होंने एक एपिसोड किया है हमारे साथ, तो वो जरूर आप सुनिए। और दूसरी बात कि हम अभी, जैसे अतुल ने भी कहा, हम जा रहे हैं अभी इलेक्शंस कवर करने, तो एक हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है, उस पर आप जरूर सहयोग दीजिए। और हमारे रिपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए आप जरूर न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। हम अब कुछ जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स हैं जिसमें काफी रिसोर्सेज लगते हैं, वो कुछ पेवॉल के पीछे हम रख रहे हैं। जैसे आयुष ने एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी की आईसीएचआर पर, आईसीएचआर और आरएसएस कैसे उसको टेक ओवर कर रही है और कैसे हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रही है। तो वो ऐसे रिपोर्ट आपको मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारे रिपोर्टर्स को सपोर्ट करेंगे। अब अतुल लेटर्स पढ़ ले। जी बिल्कुल। मैं शुरू करता हूँ। हाँ। लेटर्स में मनप्रीत सिंह कहते हैं कि hi guys, I hope you all will be safe as COVID cases are skyrocketing again. I'm a new subscriber and this is my first ever letter. I really loved your show. The city mayor input from Atul was hilarious. Loved the last episode. Great choices of guests. Missed Shardul. Shout out to Meghnad, Atul, Lippy and all the backend team. Keep up the good work. Thank you, Manpreet. One more thing, as you guys are going to Punjab, I would really appreciate if you could get a report on drugs issue there. I was born and raised in UP, but spent 10 years working there. So it's a legitimate issue there, but seems like people have made peace with it. Rather than trying to fix the issue, people just want their kids to do IELTS after 12th and go to Canada for study and then settle there. Even nowadays, it's seen that opium consumption normally being bragged in Punjabi songs and no one has a problem with it. अतुल, हमारा एक है भी ना, मतलब आइडिया भी है कुछ ड्रग्स को लेकर। ये हमारी स्टोरी का हिस्सा, हमारी कवरेज का हिस्सा है। हमारे रिपोर्टर्स जब जाएंगे इलेक्शन कवरेज में तो इस इशू को भी जरूर खंगालेंगे और एडिटर्स भी इस पर नजर रखेंगे, इससे जुड़ी चीजें। ये एक अलग बड़ी चिंता का विषय है और ये हम बार बार देखते हैं। पॉप कल्चर, पंजाबी पॉप कल्चर में भी इस चीज की एक एक्सेप्टेंस बार बार दिखती है, जो नशे का मामला है। तो वो एक बड़ी चिंता की बात है कि इसको एक बार जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नॉर्म बन जाती है, फिर उससे लड़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज है बार बार अब हम देखते हैं गानों से लेके पंजाबी और उन सब चीजों में, उन चीजों को, जैसे कुछ समय पहले तक, ज्यादा नहीं, 25 साल पहले तक, 20 साल पहले तक शराब बहुत टैबू चीज हुआ करती थी पब्लिक फोरम में। लेकिन अभी क्या है, पंजाबी गानों में सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो नशा किसी न किसी रूप में अगर सोसाइटी के उसमें नॉर्म में शामिल होता है तो फिर उससे टैकल करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे इससे जुड़ी चीजों को पकड़ने की और रिपोर्ट करने की। अगला जो लेटर है वो मैं पढ़ देता हूं। मेघनाथ, पीयूष ने लिखा है, this question is for Meghnad. After watching Sansad Watch, I am amazed at how our parliament works. Why are we still holding voice votes when a simple app or few buttons can install at each chair to make it public on who voted yes on which bill or law? There are many good projects, version management platform like GitHub, which can track who changed what line. Why don't we use such software for all new law and make it public so people can see which MP proposed what change? पीयूष का मोटा जो ये है कि भाई जो ध्वनिमत से कानून पास होते हैं पार्लियामेंट में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं और बहुत आसानी से हम इन चीजों की इस खामियों से बच सकते हैं, उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और जो कि एक बहुत लेजिटिमेट है। मेघनाथ, मेरे ख्याल से आपसे सवाल है, आप ज्यादा बता पाएंगे इस मामले में कि ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है पार्लियामेंट में, इससे बचने का और ध्वनिमत जैसी चीजों का क्या कोई विकल्प हो सकता है, और क्या पार्लियामेंट में इस तरह का कोई विचार भी चल रहा है? तो विचार तो नहीं चल रहा है, मैं इतना बता सकता हूँ। और पीयूष, आपका बहुत ही लेजिटिमेट सवाल है। मैं इस सवाल पे काफी वर्षों से एक्चुअली इसके बारे में सोच रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ इस पर। वॉइस वोट जो है वो एक ही उसका मकसद होता है कि जल्दी जल्दी बिल पास कर दिया जाए।
जैसे बीजेपी की अभी लोकसभा में बहुमत है, तो इसीलिए स्पीकर अज्यूम करते हैं कि कोई भी बिल अगर आएगा तो वो अगर कुछ सॉलिड अपोजिशन नहीं होगा उसको, तो वो वॉइस वोट से जल्दी जल्दी पास कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई भी एमपी वॉइस वोट से अग्री नहीं करता और उसको डिस्प्यूट करना चाहता है, तो वो खड़े होके कहते हैं डिवीजन। और डिवीजन के बाद होता क्या है कि एक बेल बजाई जाती है, लोग अंदर आते हैं पार्लियामेंट में, और 3 बटन होते हैं उनके सामने, हाँ, ना या एब्सटेन। तो वो 3 बटन से वो वोट करते हैं, और फिर सामने की स्क्रीन पे एक डिस्प्ले आता है, वहां पर दिखाई देता है कि कितने लोगों ने हाँ वोट किया और कितने लोगों ने ना वोट किया। अब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ का भी एक थोड़ा सा ये होता है, वो मैं उस पर बात नहीं करूंगा अभी फिलहाल। लेकिन होता क्या है कि ये जो एक मेथड है कि बटन दबा के स्क्रीन पे आके पता चले कौन कैसे वोट कर रहा है, इसको पब्लिक करना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पार्लियामेंट में ये होता है, बट लेकिन पब्लिक तक कितना ये जाता है वो कभी बताते नहीं है। नंबर्स दिखा देते हैं कि हाँ इतने हैं, ना इतने हैं, और एब्सटेन इतने हैं। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी खामी है हमारे पार्लियामेंट में। और आप जैसे लोग अगर इसके बारे में बात करते रहेंगे और शायद और लोग भी इसके बारे में जानेंगे, तो उसको तब पता चलेगा कि कैसे हमारे डेमोक्रेसी में लॉज पास होते हैं। ठीक बात। तो हम आगे जो अगला हमारा लेटर है उस पर उसको पढ़ लेते हैं। के हैं, इन्होंने लिखा है कि हाल ही में योगी जी ने लल्लन टॉप को अपना इंटरव्यू दिया और देख के लगा कि वो अपनी छवि सुधारना चाहते थे। अपने पूरे कार्यकाल में गुंडागर्दी कर इलेक्शन के टाइम पर संत बनने का दिखावा करते हैं। फिल्म की कहावत याद आ गई, कौआ कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले बगुला नहीं। तो सवाल भी कुछ खास नहीं थे और जो कुछ पूछा गया उसके जवाब भी रटे रटाए लग रहे थे। मैं और आपकी टीम के विचार सुनना चाहता हूँ। शायद मेघनाथ इंटरव्यू का छोटा सा एक्सप्लेनर बना सकते हैं। योगी जी के उत्तरों में कितनी सच्चाई है। मैं न्यूज लॉन्ड्री और आपकी रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस तरह के सच सामने लाते रहेंगे। थैंक यू के, आपने इतनी सारी अच्छी बातें न्यूज लॉन्ड्री के लिए कही। इंटरव्यू को लेकर मैं ये कहूंगा कि लल्लन टॉप का जो इंटरव्यू था वो अब तक जो इंटरव्यू होते हैं बाकी लोगों के आए हैं, जो टेलीविजन चैनलों के सो कॉल्ड इंटरव्यूज हैं, चाहे वो मोदी जी के करते हों चाहे योगी जी के हों, उन सब से बेहतर इंटरव्यू था ये। कुछ एक मौके ऐसे जरूर थे जहां पर काउंटर क्वेश्चन जाने चाहिए थे एंकर की तरफ से, वो नहीं गए। इसके बावजूद बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन था, ज्यादातर जरूरी सवाल रखे गए थे। उन जरूरी सवालों पर कुछ एक जगह ऐसे थे जहां पर काउंटर क्वेश्चन या जवाबी सवाल जाना चाहिए था, होना चाहिए था, वो नहीं था। कई बार इस तरह के इंटरव्यूज के पहले की कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि भाई आप सवाल तो सारे पूछ लें। मुझे मालूम नहीं कि ये किस कंडीशन में हुआ है, पर ऐसा होता है, हो सकता है कि भाई आप सवाल तो सारे पूछ लीजिए लेकिन उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते दोबारा, वो जो जवाब दे देंगे वही आखिरी, वहीं पे कट हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर्स के मामले में इस तरह का ज्यादातर होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जितने इंटरव्यू अब तक हुए हैं उनमें ये बेहतर इंटरव्यू था। हाँ, मैं भी वही कहना चाहता था, लेकिन अतुल, इंटरव्यूज का बार इतना लो सेट हो चुका है ना अभी कि तभी मतलब ये ऐसे इंटरव्यू भी हमको अच्छे लगने लगते हैं। मुझे लगता है कि एक मेरे रिकमेंडेशन में भी रहने वाला था, सौरभ का ही एक इंटरव्यू है ओम प्रकाश राजभर के साथ, वो देखने लायक है। उसमें जैसे उसने सवाल जवाब किया वैसे उसने योगी के साथ नहीं किया था, ये बहुत ही क्लियर हो जाता है। और ये भी आपको दिखाई देता है कि राजभर के साथ जो इंटरव्यू था, जो 1 घंटा 40 मिनट का बड़ा इंटरव्यू है, उसमें कितनी सारी दिलचस्प बातें निकल के आई उसकी वजह से, और कैसे वो एकदम रोचक इंटरव्यू बन गया। तो मुझे लगता है कि अगर योगी को काउंटर क्वेश्चन करके थोड़ा सा और डिटेल में अगर उनसे पूछताछ की जाती तो मुझे लगता था कि वो इंटरव्यू और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई, तो आगे बढ़ सकते हैं। अभिषेक का है अगला पत्र। पिछले हफ्ते की चर्चा में द वायर की तरफ से की गई टेक फॉग इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफी चर्चा हुई। यह रिपोर्ट काफी डरावनी तस्वीर पेश करती है। मैंने वायर की रिपोर्ट्स को पढ़ा। रिपोर्ट में ऐप के फीचर्स के बारे में कई बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन मुझे रिपोर्ट में किए गए दावों के साथ पेश किए गए सबूतों में तालमेल की कमी लगी। मैंने कुछ और रिसर्च किया तो समर्थ बंसल का एक ब्लॉग मिला जिसका लिंक आपको भेज रहा हूँ, कृपया अपनी राय बताएं। चर्चा का नया फॉर्मेट जिसमें समय सीमा को बढ़ाना और श्रोताओं की चिट्ठियों को शामिल करना अच्छा कदम लगा। थैंक यू अभिषेक, बहुत जरूरी बात कही आपने, और ये हम लोगों की आपस में बातचीत भी हुई थी इस मामले में।
तो पहली बार जब ये रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी, और हमने पिछले रिकमेंड भी किया था इसको पिछले हफ्ते, मेरे ख्याल से 1-2 मैंने भी और मेरे किसी और साथी ने, निश्चित रूप से उस समय पढ़कर शायद एक पहला जो इम्प्रेशन हमें ये आया कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक वाली मुद्दे हैं ये, जो कि हमारी समझ में शायद हम पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी समझ टेक्नोलॉजी की बहुत सीमित थी। लेकिन जिस तरह से समर्थ बंसल का ये ब्लॉग है, और इनफैक्ट ये मैं इस हफ्ते इसको रिकमेंड करने वाला था कि भाई ये जो ब्लॉग उन्होंने जिस तरह से उसकी गड़बड़ियों को पॉइंट आउट किया, मतलब उसमें जो खामियां रह गई, गड़बड़ियां रह गई, कमियां हैं उस रिपोर्ट की, वो निसंदेह जानना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। और अगर मेरे जैसा, जैसे जिसकी की टेक्नोलॉजी की समझ बहुत सीमित है, तो इस तरह की रिपोर्ट किस तरह से लिखी जानी चाहिए और उसके लूप होल्स किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए, समर्थ ने इसको बहुत साफगोई से, बहुत स्पष्टता से लिखा है अपने इस ब्लॉग में, समर्थ बंसल ने। तो ये मेरा इस हफ्ते का रिकमेंडेशन थी। ये बहुत जरूरी सवाल था, हस्तक्षेप था जो आपने किया। अभिषेक, एक और चीज कहना चाहूंगा कि जैसे कि अतुल ने कहा कि हमने इसके बाद और भी इस पर डिस्कशन किया इंटरनली, तो मैंने दोनों ऑथर्स का, जो टेकफॉग इन्वेस्टिगेशन है उसके दोनों ऑथर्स का एक इंटरव्यू किया है, वो आज रिलीज हो जाएगा, तो वो आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने समर्थ का ब्लॉग पढ़ के ऑथर्स को क्वेश्चंस पूछे, काफी क्वेश्चंस, और मुझे भी लगता है आपका एकदम आकलन सही है कि थोड़े थोड़े लूज एंड्स थे वो इन्वेस्टिगेशन में, और ऑथर्स को भी मैंने वो सवाल किए हैं, उन्होंने कुछ जवाब भी दिए, अब आप देखिए आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और एक और चीज, कल हम हफ्ता में समर्थ को भी लेकर आए थे, मैं भी था वो पैनल पे, वहां पर उससे भी थोड़ी सी सवाल जवाब, उससे भी थोड़ा सा सवाल जवाब हुआ, और तो आपको एक पूरा आकलन आ जाएगा, क्योंकि पूरा हर एंगल से हमने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। हफ्ता और एक इंटरव्यू, और अभी हम ये ब्लॉग भी अपने लिंक में डालेंगे। अगर आप हमको खत लिखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर newslaundry.com/podcast-letters पर जा सकते हैं, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, वो भर के आप एक लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप अगर हमें ईमेल करना चाहें तो podcast@newslaundry.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एक बात तो मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प बातचीत हुई है। हम अब रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले चाहूंगा आनंद, आप अपना रिकमेंडेशन दें। मैं 2 रिकमेंड कर रहा हूँ, दोनों किताबें ही हैं। तो पहला जो पवन वर्मा, जो हमारे पूर्व राजनयिक थे और अब तो शायद टीएमसी में लीडर हैं, और उनकी किताब है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, नेग्लेक्ट, बायस, द वे फॉरवर्ड। तो इन्होंने जो कि, चूंकि ये दिलचस्प किताब ये है क्योंकि ये जो परसेप्शन है ल्यूटेंस दिल्ली का, उसके सदस्य माने जाते हैं, काउंसिल ऑफ कल्चरल अफेयर्स के अध्यक्ष भी रहे थे जब वो विदेश सेवा में थे। तो एक जो लिबरल ओपिनियन के भाग माने जाते हैं ल्यूटेंस के, तो इन्होंने किताब लिखी है कि और इन्होंने आर्ग्यू किया है कि कैसे जो है हिंदू सभ्यता को गौरवान्वित करने की जो अभी की राजनीति से दूर रहने के कारण, उससे डिस्टेंस मेंटेन करने के कारण, कई चीजों जो कि एक जो सिविलाइजेशनल स्टेट इंडिया है उसको, उसकी कई बातों को लोग जो है अनदेखा करते हैं। कई चीजें जो कि जानी जानी चाहिए ज्यादा, उस पर रिसर्च ज्यादा किया जाना चाहिए, और एक नेग्लेक्ट और बायस रहा है, उसके खिलाफ ये उन्होंने कहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कही है कि कैसे कुछ एक्सट्रीम अतिवादी जो शक्तियां हैं, वो दक्षिण पंथी हो या कोई भी हो, वो इस नेग्लेक्ट का एक जो है खराब परिणाम क्या हुआ है कि उसने उस पे आधिपत्य जमाने की कोशिश की। तो वो इससे इसको जोड़ के देख रहे हैं, और कई तरह के हिस्टोरिकल डिबेट्स और कल्चरल प्रोसेसेस, ये सब पर एक विस्तृत किताब लिखी है उन्होंने। इसी ल्यूटेंस दिल्ली के उनके एक मित्र हैं शशि थरूर ने भी ऐसी कोशिश की थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी व्हाई आई एम हिंदू। हाँ, लेकिन थरूर के साथ समस्या है कि वो प्राचीन भारतीय भाषाएं नहीं जानते हैं, और संस्कृत, पाली, प्राकृत वगैरह
की जानकारी उन्हें नहीं है और ज्यादा बोरोड उनकी स्कॉलरशिप है। तो और पवन वर्मा ने जो है परिश्रम किया है, उन्होंने भारतीय भाषाएं सीखी हैं, जानी है, बहुत दक्षता नहीं है लेकिन वर्किंग नॉलेज है, इसलिए वो कई ओरिजिनल सोर्सेज को ज्यादा अच्छे तरह से साइट कर पाए हैं। दूसरी किताब है, कैम्ब्रिज की पॉलिटिकल हिस्टोरियन है श्रुति कपिला, उनकी किताब आई वायलेंट फ्रेटर्निटी द इंडियन पॉलिटिकल थॉट इन ग्लोबल एज। इसमें इन्होंने जो अभी जो 20वीं सदी के शुरू में जो भारत के राजनीति में जो एक्टर्स थे, वो गांधी हो, नेहरू हो, अम्बेडकर हो, तिलक हो, सावरकर हो, कई तरह के, उसमें उन्होंने जो है वायलेंस के कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरह से लोगों ने एक फ्रेटर्निटी, एक लार्जर फ्रेटर्निटी के अंदर वायलेंस के जो कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरह से कैसे देखा, और नॉन स्टैटिस्ट जो है एक पॉलिटिकल बिहेवियर को, तो एक बहुत दिलचस्प एंगल से जो है हमारे अभी जो समकालीन राजनीतिक जो चिंतन है उस पर एक बहुत ही मौलिक कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा। और जो बहुत रटी रटाई चीजें जो हैं, लोग एक ही चीज जो 1000 बार रिपीट की जाती है तो उससे जो एक ऊब उत्पन्न होती है, उस पर एक बहुत दिनों बाद एक मुझे एक मौलिक किताब दिखी जो कि जो मूल बातों को रखते हुए भी एक मौलिक विश्लेषण किया है उन्होंने। तो ये दो किताबें हैं मेरी, मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया रिकमेंडेशन में इसलिए। नहीं, ठीक बात। उर्मिलेश जी, आपका रिकमेंडेशन? देखिए, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि दोनों किताबें पढ़ी ही कितनी अच्छी या कितनी नहीं है अच्छी, लेकिन मैं इनको पढ़ा हूँ अभी, तो मैं इसलिए आपके श्रोताओं को इन हाल की पढ़ी किताबों के बारे में बताऊंगा। एक तो किताब मैंने पढ़ी अभी जो HD देवगौड़ा साहब की जीवनी है, और ये सुगाता श्रीनिवास राजू एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो बाइलिंगुअल हैं, आई मीन अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखते हैं। और मुझे उनकी जीवनी ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें वाकई अनएक्सप्लोर्ड लाइफ है उनकी, देवगौड़ा की। बहुत देवगौड़ा को मैंने कवर किया है एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार में था और पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर हम लोग उनको कवर करते थे। प्राइम मिनिस्टर के घर पे भी जो पत्रकारों की भीड़ लगी रहती थी, रिपोर्टरों की, बाहर कई बार खड़े होते थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट के नेताओं के साथ उनकी ब्रीफिंग भी सुनी है। तो हम लोग भी नहीं जानते थे देवगौड़ा साहब के बारे में इतनी सारी बातें, और बिल्कुल नई बातें उनके करियर के बारे में, उनके जीवन के बारे में, फैमिली के बारे में, उनकी वैचारिकता और राजनीति के बारे में कैसे उसका विस्तार और विकास हुआ है। इस पर अच्छी किताब है जीवनी के तौर पे। और एक दूसरी किताब जो वैचारिक किताब है वो किताब है द शुद्राज, विजन फॉर ए न्यू पाथ। ये किताब एडिट किया है इन लोगों ने, और दो लोगों ने किया है, कांचा इलैया और कार्तिक राजा कुरुप स्वामी। तो इस किताब में 10 या 12 आर्टिकल्स हैं, पेंगुइन ने छापा है, दोनों किताबें पेंगुइन की हैं, और उसमें कई लोगों के आर्टिकल्स हैं, वो पठनीय है, खासकर आई मीन जो कंटेम्प्रेरी जो रियलिटी है शुद्राज समाज की, उस पर अच्छी किताब नजर आती है। जी मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? दो चीजें मैंने मेंशन की ऑलरेडी। एक तो आप वो ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू जरूर देखिए ललन टॉप पे, मुझे देखकर बहुत मजा आया। और संजय सिंह का भी एक इंटरव्यू है, वो भी बहुत ही दिलचस्प था, वो भी देखिए। दूसरी, आयुष मेरे जो कॉलीग है उसने एक रिपोर्ट किया है, ICHR जो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च है, उस पर कैसे RSS का टेक ओवर हो रहा है, इस पर एक रिपोर्ट है, वो आप जरूर देखिए। और एक तीसरा रिकमेंडेशन, ऑक्सफैम का जो इनइक्वालिटी किल्स जो रिपोर्ट है वो जरूर पढ़िए। बहुत उसमें चिंताजनक बातें बताई गई है और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ रिपोर्ट है। इस पर हमने एक इंटरव्यू भी किया है ऑक्सफैम के CEO के साथ, और एक मैं एपिसोड भी करने वाला हूँ संसद वॉच पे, तो वो दोनों जरूर देखिए। ठीक बात। मेरा रिकमेंडेशन है, एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि समर्थ बंसल ने जो टेकफॉग ऐप के ऊपर जो ब्लॉग लिखा है वो एक रिकमेंड करूंगा मैं कि उसको पढ़ें, ताकि समझ में आए कि रिपोर्ट्स में क्या क्या उसमें उसकी सीमाएं हैं या कमियां हैं। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, आजकल एक किताब मैंने, दो किताबें थी, एक तो मैंने पहले रिकमेंड भी कर दिया था, उसका दूसरा वाला मैंने अब पढ़ा है। जिम कॉर्बेट की किताब है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं करके, वो टाइगर्स के ऊपर है।
तो वो मैंने खत्म किया, उसको आप लोग पढ़ें। वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, बहुत ही बढ़िया किताब है वो। तीसरा रिकमेंडेशन जो ICMR वाली है, जो कि आयुष की इन्वेस्टिगेशन है, जो पे वॉल पे है, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो इसके लिए आपको न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। ये 3 चीजें हैं रिकमेंडेशन हमारे। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। उर्मिलेश जी, आनंद और मेघनाथ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू अतुल। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।